तो देखिए बात करते हैं एक बार सेंटेंस का बेसिक यूनिट होती है, क्या होती है सेंटेंस में। इसमें होते क्या है, देखिए एसवी होता है, इनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप, सब्जेक्ट वर्ब और क्या होगा ऑब्जेक्ट। और कहने का मतलब क्या हुआ, पैसिव बनने के लिए इन तीन चीज़ों का होना क्या है भाई। अच्छा, इसका होना जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट के बगैर तो आपका वाक्य बन सकता है, वर्ब के बगैर सेंटेंस बन सकता है कि नहीं। तो फाइनल वर्ब के बगैर आपका वाक्य नहीं बनेगा, ठीक बात है। और चूंकि पैसिव बनाना तो कौन सी वर्ब जरूरी है, नहीं, पैसिव बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए ट्रांसिटिव वर्ब का होना जरूरी है। देखिए सवाल समझना बहुत जरूरी है आपको, ठीक बात है। और जब वर्ब कैसी होगी आपकी ट्रांसिटिव, तो फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पैसिव बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना क्या होगा आपका मस्ट, उसके बगैर पैसिव बनता ही नहीं। और फिर भी बना लोगे तो फिर नाम आ जाएगा आपका किसमें, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, कि ऑब्जेक्ट नहीं था फिर भी क्या बना दिया इस बंदे ने पैसिव बना दिया। बताओ ऐसा हो सकता है। तो ऐसा फिलहाल कारनामा नहीं करना है अपन को। तो तीन आइटम होते हैं हमारे पास, क्या, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसी को फोकस करते हैं किस चीज़ को लेकर, वॉइस को लेकर, ठीक बात है। तो आप इतना से एक बार कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका शुरुआत होगी किसकी, एक्टिव और पैसिव की। और यहाँ मैं आपको एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ वर्ब को पहचानने की बात करेंगे, कब वर्ब एक्टिव होती है और कब वर्ब पैसिव होती है। एक्टिव वर्ब का मीनिंग कैसे निकालेंगे और पैसिव वर्ब का मीनिंग कैसे निकालेंगे, इसको समझेंगे। अब चल क्या रहा था अपना भाई, तो देखिए ये था अपना टाइटल, क्या, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस, ठीक है। अब देखिए असल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कुछ नहीं होता है, होता क्या असल में, एक्टिव वर्ब और क्या होती है आपकी पैसिव वर्ब। एक्टिव वर्ब से क्या बनता है एक्टिव वॉइस, और पैसिव वर्ब से क्या बनता है आपका पैसिव वॉइस। इसका मतलब जरूरत किस बात की समझने की, आपको वर्ब को समझना है तो वॉइस अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। तो क्या होती है हमारे पास, देखिए क्या होती है, एक्टिव वर्ब होती है, और एक्टिव वर्ब से क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, होती है देखिए पैसिव वर्ब, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका पैसिव वॉइस बन के आता है। अब देखिए एक्टिव वर्ब को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक्टिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हाँ, एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय, चुस्त, चंचल। कौन, अरे काम करने वाला। और काम करने वाला कौन होता है, अरे सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की भूमिका कैसी होती है, अहम होती है, वो क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट किसमें, सेंटेंस तीन आइटम होते हैं हमारे पास, सब्जेक्ट होता है, वर्ब और क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की भूमिका कैसी होती है, अहम होती है, क्या बन के आता है आपका एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, मतलब कर्ता प्रधान वाक्य। क्या निकलेगा इसका मीनिंग, कर्ता प्रधान वाक्य क्या होगा एक्टिव वॉइस, और कर्म प्रधान क्या होता है आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वर्ब की बात करते हैं तो एक्टिव का मीनिंग क्या निकलेगा, सक्रिय, चुस्त, चंचल, कौन, काम करने वाला। और काम कौन करता है, सब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो एक्टिव वॉइस में क्या हुआ, तो देखिए सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। और आइटम कितने होते हैं, तीन होते हैं अपने पास, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो आपका इंपॉर्टेंट हो गया तो ऑब्जेक्ट, फिर तो ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना क्या होगा आपका सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट तुलना में किसके, सब्जेक्ट के। तो क्या बनेगा दूसरा पॉइंट, अब देखिए ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्ट की भूमिका किसमें होती, कम होती, किसमें, एक्टिव वॉइस में, ठीक बात है। तो देखिए बिना सब्जेक्ट का वाक्य बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट का वाक्य बन सकता है, लेकिन पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का होना क्या होगा जरूरी होगा। फिर वर्ब कौन सी होगी, तो वर्ब हो गया आपकी ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब में वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी,
भाई वर्ब तो ट्रांसिटिव जरूरी है, उसके बगैर पैसिव बनेगा नहीं। और ट्रांसिटिव में 3 आइटम पढ़े अपन लोगों ने, कौन कौन सी? मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। मोनो का मतलब हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्ट, डाई का मीनिंग क्या हुआ? हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स, एंड कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या हुआ? वन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सारी बातें पता है अपन को ना। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है किसमें? एक्टिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट कैसा होता है? लेस इंपॉर्टेंट। और वर्ब कौन सी आएगी? तो ये तो पक्का है कि ट्रांसिटिव वर्ब का होना जरूरी है, उसके बगैर पैसिव का सिस्टम बनता ही नहीं है। ठीक बात है। और लिखा भी दिया मैंने आपको पहले कि मोनो ट्रांसिटिव है तो एक पैसिव, डाई ट्रांसिटिव है तो 2 पैसिव, और कॉम्प्लेक्स है तो एक ही पैसिव बनेगा। किससे बनेगा आपका? सिर्फ ऑब्जेक्ट से बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव बना नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो वर्ब कौन सी आएगी भाई पता है? तो वर्ब होगी तो ट्रांसिटिव, लेकिन वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? तो एक्टिव वॉइस में क्रिया का कोई सा भी फॉर्म यूज हो सकता है। और कितने फॉर्म होते हैं टोटल? 5। इसका मतलब एनी वर्ब कैन बी यूज्ड। किसमें? एक्टिव वॉइस में। तो क्या बनेगा? एनी वर्ब कैन बी यूज्ड। होगी तो कौन सी है? ट्रांसिटिव ही होगी। लेकिन बात करते हैं फॉर्म कौन सी होगी। तो एक्टिव वॉइस में क्रिया का कोई सा भी फॉर्म यूज हो सकता है। और फॉर्म कितने होते हैं देखिए? फर्स्ट होता है, क्या होता है? सेकंड, क्या होगा आपका? थर्ड, क्या होगा? फोर्थ, और क्या हो गया आपका? फिफ्थ। इनमें से कोई सी फॉर्म आ सकती है। और फर्स्ट के 2 रूप होते हैं अलग अलग, एक सिंगुलर, एक कैसा होता है आपका? प्लूरल। तो जो मूल रूप है कैसा होता है? प्लूरल। और सिंगुलर कैसे बनता है? एस और एस लगकर बनता है। ठीक बात है। तो एक्टिव वॉइस में क्रिया का कौन सा रूप आ सकता है? सब्जेक्ट आपका कैसा होता है? इंपॉर्टेंट। और ऑब्जेक्ट कैसा होता है? लेस इंपॉर्टेंट। ये तो बात किसकी हो गई? एक्टिव वर्ब की, जो क्या करेगा आपका? एक्टिव वॉइस बनाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी पैसिव वर्ब की। और पैसिव वर्ब से क्या बनेगा आपका? अब इस पैसिव को समझने से पहले पैसिव का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। तो पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। और वी कैसे इनएक्टिव। क्या होता है इसका मतलब? एक्टिव नहीं, कैसा? इनएक्टिव। जो निष्क्रिय है वो क्या होगा आपका? पैसिव हो गया। तो जब पैसिव की बात करते हैं तो निष्क्रिय कौन हो गया? अरे सब्जेक्ट आपका क्या होगा? निष्क्रिय हो गया। तो इसका फायदा किसने उठाया? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस की बात करेंगे, वह सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन है? ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक बात। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा इसमें? हाँ, ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। वर्ब भी तो चाहिए ना भाई। वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा? तो पैसिव वॉइस बहुत बढ़िया है, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म आती है वर्ब की, कौन सी? ओनली एंड ओनली थर्ड वर्ब इज यूज। क्या करने के लिए? पैसिव वॉइस बनाने के लिए। बाकी वर्ब पैसिव वॉइस में यूज होती ही नहीं है। कौन सी होती है? सिर्फ थर्ड वर्ब होती है। तो क्या बनेगा? ओनली थर्ड वर्ब इज यूज्ड। तो एक्टिव में कौन सी क्रिया आती हैं? सारी की सारी फॉर्म आ सकती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब का होना जरूरी है। और पैसिव में क्या होगा? सिर्फ थर्ड वर्ब काम में आती, बाकी वर्ब का फॉर्म यूज होता ही नहीं है। तो बताओ आसान कौन है, एक्टिव कि पैसिव? तो देखा जाए तो पैसिव कैसा है? आसान है, क्योंकि उसमें एक ही वर्ब यूज करनी होती, कौन सी? सिर्फ थर्ड वर्ब यूज करनी होती है। ठीक बात है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। तो फर्स्ट वर्ब कैसी होती है? एक्टिव। सेकंड कैसी होती है? एक्टिव। फोर्थ कैसी होती है? एक्टिव। फिफ्थ कैसी होती है? एक्टिव। और थर्ड, इधर देखे तो एक्टिव, इधर देखे तो क्या होगा? पैसिव। इसका मतलब थर्ड वर्ब दोनों तरह से काम कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। अब सवाल पैदा होता है कि थर्ड कब तो एक्टिव और कब पैसिव, क्या कहेंगे आप? एनी आइडिया? ये तो पक्का है कि जब एक्टिव होगी तो पैसिव नहीं होगी और पैसिव होगी तब ये एक्टिव नहीं होगी। एक्सक्लूसिव क्रिया है। तो बताओ थर्ड वर्ब को देखकर कैसे डिसाइड करेंगे आप कि अच्छा अच्छा ऑब्जेक्ट को देखकर? अच्छा एक्टिव में हैज है और उधर हेड आएगा, ये कैसे हुआ? एक भाई देखो, कुछ कुछ बताओ अपनी तरफ से। हाँ भाई, भाई कैसे पता करेंगे थर्ड वर्ब को देख करके एक्टिव है कि पैसिव है? नहीं। हाँ भाई, नो आइडिया। हाँ भाई, कहते
चाहते क्या हो? हाँ भाई, प्रेज क्या कहेगा? कुछ नहीं। सर वर्ब से कैसे डिसाइड करेंगे? सेंटेंस होगा तभी डिसाइड होगा। नहीं अपने सेंटेंस देख, और लोगों की तरह काम नहीं करना, अपन को काम करना है कुछ अलग तरह से, तभी तो यहाँ आने का मकसद पूरा होगा आपका। नहीं बताएगा? हाँ भाई, कुछ तो बता दो यारो। ये कैसे पता चलेगा मतलब थर्ड वर्ब को देखकर कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ भाई, नहीं? हाँ भी नहीं? चलो कुछ नहीं है ना, अब इसको हल्का बनाते। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसे तो कॉपी कर लो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट, और वर्ब की फॉर्म कोई से भी आ सकती है, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब का होना जरूरी है। और पैसिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के बारे में। अब इसमें लिखिए पहला पॉइंट। तो देखिए एक बात तो डिसाइडेड है आपकी, कौन सी वाली, कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना, तो जो भी क्रिया का फॉर्म आपको दे रखा है एक्टिव वॉइस में, उसे क्या करना पड़ेगा? थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर पैसिव बनेगा ही नहीं। फर्स्ट है तब भी थर्ड बनेगा, सेकंड है तभी थर्ड बनेगा, थर्ड है तो थर्ड है ही, फोर्थ क्या बनेगा? थर्ड, और फिफ्थ क्या बनेगा आपका? थर्ड बनेगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय ईच एंड एवरी वर्ब इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म, उसके बगैर पैसिव बनता ही नहीं है। तो देखो पॉइंट बनाकर, तो लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की प्रत्येक फॉर्म को, वर्ब की प्रत्येक फॉर्म को थर्ड वर्ब में बदलना पड़ता है, थर्ड वर्ब में बदलना पड़ता है। उसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो देखिए ये बना आपका पहला पॉइंट। अब लिखे दूसरा पॉइंट। अब पता करना पड़ेगा थर्ड वर्ब कब तो एक्टिव और कब पैसिव। इसका बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसका डिस्कशन करेंगे अभी, लेकिन ये बातें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी सिर्फ वर्ब के पहचानने की बात करेंगे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव अभी आज खत्म नहीं होगा, ये एक्टिव पैसिव का एक बेसिक क्या होगा आपका, इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको पता होना बेहद क्या होगा अभी जरूरी। ये मत सोचना कि आज ही एक्टिव पैसिव खत्म हो गया, नहीं, आज जो पढ़ेंगे उसके बेस पे आप सारे एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, वाक्य को समझ सकते हैं, वाक्य को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस समय मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा ना स्पेशली, उस समय फिर आपका ज्ञान गायब हो जाएगा, तब आपको फिर तकलीफ आएगी, लेकिन उसके पहले तकलीफ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो भी क्रिया का फॉर्म है आपका क्या करना पड़ेगा, उसे थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर पैसिव बन सकता ही नहीं। अब डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बीच में, कि थर्ड कब एक्टिव और कब पैसिव। तो देखिए हमने वर्ब को अलग अलग क्लासीफाई किया है, कैसे, मेन वर्ब को बनाया अपन ने अलग अलग, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें वर्ब ट्रांसिटिव भी हो सकती है, इन ट्रांसिटिव भी हो सकती है। ट्रांसिटिव है तो तीन टाइप की हो सकती है, मोनो, डाई और क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिया आपने, बी वर्ब। बी वर्ब में क्या क्या होता है, इजारम, वॉजर होता है। और अलग बात करेंगे नॉन फाइनल तो क्या होता है उसमें, बी बीइंग और क्या होता है आपका बीन होता है। अच्छा, डू वर्ब में क्या होता है, डू डज और क्या होता है डिड। हैव वर्ब में क्या होता है, हैज हैव और हैड। और फिर क्या होता है मॉडल वर्ब, जिसमें अपने पास 13 वर्ब्स होती हैं कुल मिलाकर, जिसका डिस्कशन कल किया था आपने, ठीक है। तो अब पता करते हैं कि थर्ड कब एक्टिव और कब पैसिव, ठीक बात है। तो किसी भी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले, एक बार सुन लो, बहुत छोटी सी बात थी, सीखने में बहुत समय लगा दिया आपने। किसी भी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले यदि के हैव वर्ब यूज होती हैं तो सेंटेंस किस में होगा, हमेशा एक्टिव वॉइस में होगा। किसी भी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले क्या होता है, हैव वर्ब। और हैव वर्ब में क्या क्या होता है, हैज, हैव और हैड, बस कुल मिलाकर यही है।
ठीक है। और किसी भी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले यदि कोई बी वर्ब होती है तो मामला क्या होता है, पैसिव का होता है। बी वर्ब कौन सी होती है, इजारम होती है, वॉज वर्ब होती है, बी, बीइंग और बीन होती हैं। बस ये है एक्टिव और पैसिव का सारा सिस्टम। इसके अलावा नो मोर और नो लेस। थर्ड के तुरंत पहले क्या होता है, हैव वर्ब क्या बनाता है, एक्टिव वॉइस। और थर्ड के तुरंत पहले क्या होता है, बी वर्ब क्या बनाता है, पैसिव वॉइस। और बाकी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं, किसका, पैसिव वॉइस का। तो लिखो पॉइंट बना कर। तो लिखिए जब किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले, जब किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले कोई हैव वर्ब यूज होती हैं तो, जब किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले कोई हैव वर्ब यूज होती हैं तो, जब किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले कोई हैव वर्ब यूज होती हैं तो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है। तो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक बात है, ये कुछ इस तरह से होगा आपका। क्या होगा, देखिए हैज, हैव और हैड के साथ क्या होती है आपकी थर्ड वर्ब, क्या बनेगा ये एक्टिव वॉइस। फिर लिखे अगला पॉइंट, तो लिखिए जब किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले, जब किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले कोई बी वर्ब यूज होती हैं तो, जब किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले कोई बी वर्ब यूज होती हैं तो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। तो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। तो क्या होता है, सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। ठीक बात है, जैसे लिखिए जरा इसको, तो थर्ड के पहले क्या होता है, हैव वर्ब क्या बनाता है, एक्टिव वॉइस। और थर्ड के पहले क्या होता है, बी वर्ब क्या बनाता है, पैसिव। हैव वर्ब में क्या क्या होता है, तीन आइटम, हैज, हैव और हैड। और बी वर्ब में क्या होता है, इज, आर, एम, वॉज वर्ब, बी, बीइंग और क्या होता है, बीन। तो बताओ कंफ्यूजन किस में है, फर्स्ट वर्ब में कंफ्यूजन है क्या, बताओ फर्स्ट वर्ब कैसी होती है, हमेशा एक्टिव। सेकंड कैसी होती है, हमेशा एक्टिव। फोर्थ कैसी होती है, हमेशा एक्टिव। फिफ्थ कैसी होती है, हमेशा एक्टिव। और थर्ड दोनों होती है। तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। थर्ड के पहले क्या होता है, हैव वर्ब, तो क्या बनाता है वो, एक्टिव। और थर्ड के पहले क्या होता है आपका, बी वर्ब क्या बनाता है, पैसिव। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखिए अगला पॉइंट। जो लाइन लिख रहे हैं एक एक लाइन को जस्टिफाई करेंगे अभी, ठीक है ना, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में। अच्छा देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस का टेंस चेंज होता कि नहीं होता है भाई। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का टेंस जो भी होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी होता है, वो चेंज होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है कि नहीं होता है। अच्छा तो देख लो, मतलब मेरे ही मुझ पे ये ठीक है, हाँ भाई, हाँ या ना, अच्छा नहीं होता। अच्छा एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता कि नहीं होता है,
है भाई? नहीं, जैसा अंदर है उसको निकाल दिया करो, ठीक है? उससे क्या होगा, है ना, अंदर का जो आपका जंग लगा हुआ है ना, रस्ट वो निकल जाएगा सारा का सारा। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का ना तो मीनिंग बदलता है और नहीं टेंस बदलता है, सिर्फ सेंटेंस के लिखने का ढंग बदलता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, पता है ना? और ट्रांसफॉर्मेशन करते समय मीनिंग और टेंस नहीं बदला करते भाई जी, सिर्फ लिखने का ढंग, मीन्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, वे ऑफ राइटिंग बदलेगा, बाकी मीनिंग और टेंस कभी चेंज नहीं होते, ठीक बात है? लेकिन हमारे गुरु सिखाते हैं, कहते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो पहला टेंस है ना, पैसिव बनाएगा तो उसका अगला वाला, अगला वाला का फिर अगला वाला, और अगले वाला आगे होता ही नहीं है तो नहीं बनाएंगे, दिस इज नॉट द वे, ये नहीं है। तो अब लिखो अगला पॉइंट। तो लिखिए वॉइस चेंज करते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों ही चेंज नहीं होते। वॉइस चेंज करते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों ही चेंज नहीं होते। तो वॉइस चेंज करते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों ही चेंज नहीं होते, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। क्या होता है? सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, सेंटेंस की संरचना बदलती है, बाकी मीनिंग और टेंस कभी चेंज नहीं होते। हाँ जी, फिर लिखिए अगला पॉइंट। अच्छा बताओ, एक्टिव पैसिव का संबंध किससे होता है? सब्जेक्ट से होता है, वर्ब से होता है कि ऑब्जेक्ट से होता है? अच्छा, पैसिव किसका बनता है कुल मिलाकर? सब्जेक्ट का, वर्ब का कि ऑब्जेक्ट का? वर्ब का। हाँ, वर्ब का बनता है। कैसे पता? आपने तो बताया। मैंने कब बताया? मैं तो अब बताऊंगा। अभी तो बताया कि जो क्रिया का फॉर्म मुझे थर्ड करना पड़ेगा पैसिव बनाने, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन जब पूरा वाक्य होगा तब क्या होगा? तो एक्टिव पैसिव का संबंध सब्जेक्ट, वर्ब और किससे होता है? ऑब्जेक्ट से होता है, इसलिए इन तीनों के पैसिव बनते हैं। हमने कहा फोकस किया सिर्फ वर्ब पे, इसके अलावा तो बहुत कुछ है भाई। तो एक्टिव पैसिव का संबंध कैसे होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से होता है, इसलिए इन तीनों के पैसिव बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है, आपने मैंने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ है, सिर्फ सीखना है। और अरे एप्लीकेशन लेके आना, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो लिखो अगला पॉइंट। तो लिखिए एक्टिव पैसिव का संबंध एक्टिव पैसिव का संबंध सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट से होता है, इसलिए इन तीनों का पैसिव बनता है, इसलिए इन तीनों का पैसिव बनता है। ठीक है, अब वॉइस चेंज करते समय क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज होता है कि नहीं भी? कौन? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो लिखिए पॉइंट बनाकर। तो लिखिए वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर यूज किया जाता है। क्या एक दूसरे की जगह पर यूज किया जाता है? ठीक है, अब लिखिए अगला पॉइंट। अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे। तो लिखिए पॉइंट बनाकर एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। क्या होगा? देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। और पहले किसका पैसिव बनाएंगे भाई? तो पहले पैसिव बनाएंगे सब्जेक्ट का, फिर पैसिव बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट का, और फिर पैसिव किसका बनाएंगे? यहाँ वर्ब का। और जब तीनों का पैसिव बन जाएगा तो वाक्य आपका किस में आ जाएगा? पूरा का पूरा पैसिव फॉर्मेट में
आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा इसमें, पैसिव वॉइस फ्रॉम सब्जेक्ट। तो इसे मिटा दूं मैं सारा। तो पहला पॉइंट क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा पैसिव फ्रॉम क्या होगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट का पैसिव बनाना तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा ना भाई। और सब्जेक्ट मिलता कहाँ है, फिर वही बात हो गई। हाँ, प्रश्न का जवाब सही आना चाहिए सटीक। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, कभी फाइनाइट के पहले कभी फाइनाइट के बाद। अब फाइनाइट वर्ब यदि आपकी मेन वर्ब है तो कहाँ मिलेगा आपको सब्जेक्ट, अरे पहले मिलेगा। और हेल्पिंग वर्ब है तो कभी पहले और कभी बाद में। स्टेटमेंट तो कहाँ मिलेगा, पहले। इंटरोगेटिव तो कहाँ मिलेगा आपको। इसका मतलब सब्जेक्ट की पूरी इंग्लिश में 3 ही पोजीशन है। मेन वर्ब फाइनाइट है तो कहाँ मिलेगा, पहले। अदरवाइज कहाँ मिलेगा, बिफोर एंड आफ्टर। और कोई तरीका ही आपके पास नहीं है, ठीक बात है। अच्छा, तो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा आपको पहले ना। तो पहले क्या ढूंढते हैं एक बार, सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट बनता कौन है, अरे नाउन है, प्रोनाउन बनता है। जो पहले पढ़ा वही काम करेगा आगे। तो सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक बात है। अच्छा, आई क्या है, कैसे पता, कहते होते सब्जेक्ट है। इसका मतलब प्रोनाउन पहले से ही पता है कि कौन कौन से होते हैं आपके सब्जेक्ट, उन्हें बस ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, ठीक बात है। मर्जी नहीं चलेगी वहाँ पे। तो कौन कौन होते हैं आपका सब्जेक्ट, जरा देखिए। आई क्या होता है, वी क्या होता है, यू क्या होता है, ही क्या होता है, शी क्या होता है, दे और क्या होता है, इट। ये तो क्या आपके, अरे प्रोनाउन सब्जेक्ट है कि नहीं भाई। अच्छा, उसके बाद नाउन भी तो बनेगा ना सब्जेक्ट। अच्छा, मोहन क्या है फिर, इन्हें कैसे पता चला, अरे भाई जी मोहन सिर्फ नाउन है, जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये पहले से क्या है, तो इनको आप यूज करो या ना करो आपकी मर्जी है। ये सब्जेक्ट है तो भी क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट ही रहेगा। और मोहन कहते वाक्य बनाओ, तब जाके आप डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। अभी अपन मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट है कौन, कोई भी नाउन व्यक्ति का नाम, तो नाउन भी तो बनेगा ना सब्जेक्ट। तो क्या ले लिया आपने यहाँ पे, अभी क्या माना इसे, नाउन सब्जेक्ट माना आपका, ठीक बात है। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड और सब्जेक्ट होता है हमेशा, वो क्या होता है देखिए, ठीक बात है। तो मोहन को तो कोई बात नहीं, वाक्य प्रयोग करने के बाद पता चलेगा, लेकिन बाकी तो पहले से फिक्स है। तो वो क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, यू क्या होता है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट दोनों ही होता है। लेकिन अभी क्या माना इसे, सब्जेक्ट। ही क्या होता है, सब्जेक्ट। शी क्या होता है, सब्जेक्ट। दे क्या होता है, सब्जेक्ट। इट दोनों हो सकता है। इसका मतलब यू और इट से कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरह से काम आ सकता है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। अभी क्या माना इसको अपन ने, सब्जेक्ट माना, ठीक बात है। और जो भी इंग्लिश का शब्द होता है उनका अपना कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी वर्जन भी होता है कि नहीं। तो इनके अपने क्या निकलेंगे, हिंदी मीनिंग। और हिंदी मीनिंग एक बार ठीक से याद करना पड़ेगा आपको, ठीक बात है। होता है जैसे मैथ्स पढ़ते हैं आप फॉर्मूले याद करते हैं, और याद होने के बाद फिर दिमाग अपने आप उन फॉर्मूले पे क्या करता है, अरे काम करता है कि नहीं भाई। है जैसे A+B का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने कभी ना, शुरू में याद करना पड़ा उसको बाद में। तो जो फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो गए, तो उन फॉर्मूलों में आने वाले क्वेश्चंस आपको हाथ से करने की आवश्यकता नहीं है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सारा मैकेनिज्म करके क्या निकाल देगा आपका, हाँ कंक्लूजन, आपका आंसर अपने आप निकाल देगा। तो उस लेवल तक आपको पहुंचना है, ठीक है ना। तो इनके अपने मीनिंग तो होंगे ना भाई, पक्का। तो वो तो आय का मतलब क्या है फिर, तो आय का मतलब निकलेगा मैं, और क्या निकलेगा, मैंने। पता होना चाहिए, आगे लोचा होएगा नहीं तो, है ना। तो क्या होगा, मैं, या फिर क्या होगा, मैंने। वी का मतलब हम, या फिर क्या होगा देखिए, हमने। यू का मतलब आप, या फिर क्या होगा देखिए, आपने। या फिर क्या होगा तुम, या फिर क्या होगा, तुमने। और ज्यादा ही लगाव है तो तूने। लेकिन आप आपने से अपना काम चल सकता है ना, ठीक है। तो देखिए किसी भी हिंदी के शब्द के अंत में क्या आता है, तो क्या होता है वो, अरे सब्जेक्ट होता है बाबा। पढ़े ना, एक टेबल पढ़ी अपने, करता ने करता ने, मैंने, आपने, रोहन ने, मोहन ने, क्या हुआ, अरे सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। अच्छा, ये का मतलब क्या हुआ, वह, या फिर। अब देखिए अंग्रेजी का तो एक ही शब्द है अपना ही, और हिंदी में अलग अलग मीनिंग आएगा, कभी वह और कभी क्या होगा,
उसने, वो हिंदी का वाक्य डिसाइड करेगा आपको मीनिंग क्या लेके चलना है। अच्छा ऐसे बोल सकते हैं कि उसने मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। तो ही इज माई फ्रेंड इसकी हिंदी क्या बनेगी? अब आप इसका मीनिंग उसने से नहीं कर सकते, हालांकि ही का मीनिंग उसने भी होता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, तो जो हिंदी का मैकेनिज्म है ना इंग्लिश के साथ, वो भी आपको साथ साथ में क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसने अंग्रेजी पढ़ाता है, वह अंग्रेजी पढ़ा। तो इसका हिंदी तो आपको आ रही है ना, क्यों आ रही है? क्योंकि हिंदी के माहौल में रहते हैं, बट इंग्लिश के माहौल में नहीं रहने की वजह से क्या करना होता है, उसको रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, फिर सीखना होता है। ठीक है ना। अच्छा शी का मतलब भी क्या हुआ, वह या फिर। अब देखिए इंग्लिश में पता चल रहा है कौन मेल और कौन फीमेल, और जब हिंदी की बात करेंगे तो भाई उसने से ही नहीं पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है। ये लोचा इधर हिंदी में, ठीक है, तो वो लोचा कहाँ करते हैं, जेंडर में हम लोचा करते हैं, इधर लोचा तो दोनों ही करते हैं, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, एक दूसरे का सपोर्टिव। देखा मतलब क्या हुआ, वे और क्या हो गया, उन्होंने। और इट का मतलब क्या हुआ, यह है या फिर इसने। अच्छा मोहन का मतलब क्या हुआ, कहते मोहन का भी कुछ मतलब है क्या? अरे है ना, क्योंकि मोहन अभी सब्जेक्ट है तो इसे बोलना पड़ेगा मोहन या फिर मोहन ने। अरे दो मीनिंग निकलेंगे भाई, तो कभी तो बोलना पड़ेगा सब्जेक्ट को मोहन ही, और कभी क्या बोलना पड़ेगा, मोहन ने बोलना पड़ेगा। है मोहन ने अंग्रेजी पढ़ाता है, मोहन अंग्रेजी पढ़ा। अरे करना पड़ेगा ना हिंदी में अनुवाद, तो क्या होगा, तो कभी क्या होगा ये मोहन, और कभी क्या होगा ये, और मोहन ने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका आप एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक बात है। और हु का मतलब कौन या फिर किसने। ये सारे आपके हिंदी वर्जन हो गए इनके। अच्छा हिंदी में कई बार होता है कौन कौन, करे छोरा एक बात बताओ, वहाँ कौन कौन था उस दिन, इस कौन कौन की अंग्रेजी, हाँ कहता हु हाँ? हो सकता है क्या? तो हिंदी में शब्दों की डबलिंग हो सकती है, इंग्लिश में कैन नॉट बी डबल, शब्द कभी पुनरावृत्ति होती ही नहीं है, तो इसका मतलब हिंदी में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। अच्छा यह कार्य किसने किया, बता दो आज। अब देखिए किसने दो बार आ रहा है, कौन किसने, अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो हु डिड दिस वर्क ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, कोई नहीं। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपको मिल गया ना, कौन मिला, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और क्या मिला आपको, सब्जेक्ट नाउन, और एक आपने ले लिया WH वर्ड, कौन सा, हु, जो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इनका, अरे ये तो लेगा कि सब्जेक्ट का पैसे बनाना है कि नहीं भाई, तो वो तो आई का पैसिव क्या होगा, हाँ सही है, क्या होता है आई का पैसिव। अच्छा अब मैं दो प्रश्न बनाते हैं, आप उनका जवाब देना। यदि प्रश्न आपका आता है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अरे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में तो आई का मी होता है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आई का पैसिव क्या होता है, तो दो प्रश्न है अलग अलग, क्या पूछा आई का ऑब्जेक्ट और क्या पूछा आई का पैसिव, क्या दोनों सेम आंसर होंगे। अभी एक लाइन लिखी है आपने, वॉइस बदलते समय सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है, और जब आप बोलोगे ना आई को मी, तो मीनिंग चेंज हो रहा है यहाँ। तो आई का मतलब क्या है, मैं और मैंने, और मी का मतलब क्या निकलता है, मुझे और मुझको निकलता है, मीनिंग चेंज हो जाएगा ना भाई। तो इनको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि मीनिंग चेंज नहीं हो। तब मैं बोल देता हूँ, बोलने के बाद कहता है अच्छा ये था क्या, ये तो पहले ही था। होता है कई बार बच्चा पास में होता है, ढूंढ रहे होते कहाँ है, ये हो जाएगा बाई मी, कहते सर ये तो याद था। तो आपको कितना याद था इससे फर्क नहीं पड़ता, वक्त पे याद आता है कि नहीं आता है, इज इम्पोर्टेंट। तो क्या बनेगा बाई मी। अब बाई मी क्यों बनता है सुन लीजिए, इंग्लिश का इकलौता प्रेपोजिशन कौन, बाई, जो मीनिंग चेंज नहीं होने देता है, इसलिए क्या काम में आता है। मोस्ट ऑफ पैसिव कैसे बनते हैं आपके, बाई से बनते हैं, हाँ 1 2 5 10 छोड़ दो वो अलग तरह से बनेंगे, बाकी कैसे बनते हैं, बाई से क्यों बनते हैं, क्योंकि बाय इकलौता प्रीपोजिशन है जो वॉइस चेंज करते समय मीनिंग चेंज होने नहीं देता है। ठीक बात है। तो अब आई का ऑब्जेक्ट क्या, मी, और आई का पैसिव, हाँ अब दोनों अलग अलग बातें, सेम किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। तो क्या बनेगा, आई का पैसिव क्या बनेगा फिर, ये हो जाएगा बाय मी। अब तो सबन का बना लेंगे,
अब दिक्कत नहीं है। तो बताओ वी का पैसिव अभी हो जाएगा बाय अस, और वी का ऑब्जेक्ट, हाँ वी का ऑब्जेक्ट अस और वी का पैसिव बाय अस। ठीक है, तो अब तो लिख लें मेरे ख्याल से। तो अब साथ साथ कॉपी कर लें आप लोग, ठीक है ना, अच्छा लगेगा आपको। इनके हिंदी में एक साथ में लिख लेता हूँ, कॉपी कर लीजिएगा आप ना। तो आई का बाय मी, वी का बाय अस, यू का बाय यू, ही का बाय हिम, शी का बाय हर, दे का बाय देम, इट का और मोहन का बाय मोहन, और उसे क्या हो जाएगा बाय हुम। तो देखिए आप भी कुछ नया आइटम दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, इट। इसका मतलब इट किस में आता है, एक्टिव वॉइस में क्या बन के आता है, सब्जेक्ट बन के आता है। तो इसका बाय इट नहीं बनता, पता है क्यों? अरे जिस सेंटेंस का इट सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब आती नहीं भाई साहब, इसलिए इट का बाय इट कभी होता ही नहीं। और वीकेंड से एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा आपका, इट होगा ना भाई, तो ऐसे वाक्य का पैसिव ही नहीं बनेगा। इसलिए क्या कर दिया आपने, नो, नो नहीं, अब क्या होगा क्योंकि इंग्लिश में ओ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना भाई, तो क्या करना है, इसका ओ बनाना पड़ता है, क्या, डिप्थंग। अच्छा अब किसका पैसे बनाएंगे, अब पैसे बनाते किसका, ऑब्जेक्ट का पैसे बनाएंगे। तो लिखो पैसे बेस फॉर्म क्या होगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो पैसे बनाना है तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, अरे ऑब्जेक्ट ना, और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, अरे ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, तो जब किसी वर्ब के तुरंत बाद हुम और व्हाट का जवाब होता है तो ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं भाई, तो कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा ट्रांसिटिव वर्ब के बाद मिलेगा आपको। तो वैसे ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश में दो जगह आता है, यहाँ तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या फिर प्रीपोजिशन के बाद, यहाँ तो किसके बाद, ट्रांसिटिव वर्ब, यहाँ किसके बाद आएगा, प्रीपोजिशन के बाद। तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आना क्या होता है, मस्ट है, उसके बगैर प्रीपोजिशन यूज ही नहीं होता। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ब कैसी होगी आपकी इंट्रांसिटिव, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो वर्ब कैसी होगी ट्रांसिटिव, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, वर्ब के तुरंत बाद। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले से क्या है, अरे फिक्स है ना, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, ट्रांसिटिव वर्ब, और वर्ब मिल गई और उसके बाद आपने हुम और व्हाट का एप्लीकेशन कर दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अब बताओ ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक बात है। अच्छा प्रोनाउन पहले से फिक्स है, कौन कौन से होते हैं आपके ऑब्जेक्ट, ठीक बात है। अच्छा मौन क्या है, अच्छा नाउन है ना, कुछ नहीं कह सकते अभी, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हिम क्या है फिर, अरे हिम क्या प्रोनाउन है ना, क्या सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है, इसका नहीं, हिम हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका मतलब प्रोनाउन पहले से क्या है, फिक्स है, किस रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में भी। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, मी क्या होता है, अस क्या होता है, यू क्या होगा, हिम क्या होगा, हर क्या होगा,
देम क्या होगा, इट क्या होगा, मोहन, और क्या होगा, अरे हुम होगा भाई, ठीक है। इन्हीं का अपना क्या होता है, हिंदी वर्जन होता है। तो बताए इनकी हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे आप, तो मी का मतलब क्या हुआ, मुझे या फिर मुझको। इसका मीनिंग क्या होगा, हमें या फिर हमको। इसका मतलब क्या होगा, आपको, तुमको, तेरे को, है ना। हिम का मीनिंग क्या हुआ, उसे या फिर उसको। हर का मतलब भी क्या होगा, उसे या फिर उसको। देम का मतलब क्या हुआ, उन्हें या फिर उनको। और इट का मतलब क्या हुआ, इसे या फिर इसको, ठीक है। मोहन का क्या होगा भाई, ये हो जाएगा मोहन को। और उसके बाद क्या हुआ, किसे या फिर किसको। और जब किसी भी हिंदी के शब्द के अंत में क्या होता है, को होता है, तो क्या बन के आता है, ऑब्जेक्ट, कर्म बन के आता है। तो कर्ता ने कर्म को, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें दो शब्द है अपने पास, कौन से, एक तो यू और एक क्या आपका इट। ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक बात है। और नाउन है तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, वो यूज होने के बाद पता चल जाएगा आपका, ठीक बात है। अब क्या करेंगे, इनका बनाएंगे हम लोग पैसिव, किसका, अरे बाबा ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाएंगे ना। तो देखा आई का पैसिव क्या हो गया आपका, आई का पैसिव, अरे भाई मी ना, कोई दिक्कत। अब मी का पैसिव क्या बनेगा भाई, आई का पैसिव क्या होगा आपका, बाय मी होगा। और मी का पैसिव, अरे आई होता है ना, आई का पैसिव बाय मी, और मी का पैसिव आई होता है, ठीक है। तो मी का पैसिव क्या हो गया, आई। अस का पैसिव वी, यू का पैसिव यू, हिम का पैसिव ही, हर का पैसिव शी, देम का पैसिव दे, इट का पैसिव इट, मोहन का पैसिव मोहन, और हुम का पैसिव हु। कॉपी कर लें। तो पैसे बना दिया सब्जेक्ट का, पैसे बना दिया ऑब्जेक्ट का। अच्छा एक बार देख लो जरा, एक बार है, फिर कॉपी करना एक साथ ही। देख लीजिए एक बार बोर्ड पे, लुक एट द बोर्ड। देखें यहाँ पे, देख रहे हैं आप, आई वी यू ही शी दे इट मोहन, और क्या है हु। क्या है देखिए, आई वी यू ही शी दे इट मोहन, और क्या है हु। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि उन शब्दों के हिंदी वर्जन लिखो है, हिंदी मीनिंग लिखो, तो लिख देंगे, अभी लिखेंगे घर जाके लिखेंगे आप, वही तो कह रहा हूँ, अभी है घर जाके, हाँ अभी लिख सकते हैं, और घर जाके भी लिख सकते हैं। और अभी टाल दिए काम, तो घर जाके जब लिखेंगे तब लिखेंगे भाई, ऐसा होता है। काम के टालने के बाद क्या होता है, वो सही वक्त पर नहीं होता, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे आप, हाँ कॉपी, यहाँ सेलेक्ट कर दो, कॉपी कर लो, और फिर क्या करेंगे, उसे कट पेस्ट वहाँ क्या कर देंगे। अरे लिखा हुआ है ना, दिक्कत हो रही है, नहीं है ना। क्या नाम आपका, मत, तेरी मर्जी भाई। तो क्या लिखा तो ये शब्द है आपके सामने, और वैसे वैसे वहां दिख रहे कि नहीं भी। तो क्या करेंगे, यहाँ से उठा क्या करेंगे इनको वहाँ, और वहां लिख दिया तो गलत हो जाएंगे। ये भाई साहब एक्टिव फॉर्मेट में, और वो किस में है, पैसिव फॉर्मेट में। फिर क्या करेंगे, तो इन शब्दों को यहाँ से कॉपी करके वहां पे आप पेस्ट नहीं कर सकते, और किया तो दिक्कत है। फिर क्या करेंगे, तो देख लीजिए, ये जो मीनिंग है ना आपके, ये इन्हीं मीनिंग को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब कॉपी कर लीजिए, और मैं नहीं बताता, आप घर जाके इन्हीं को कॉपी करते उधर मोस्टली, हाँ बाकी कोई नहीं करता, अलग बात है। इसका इट जब क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट होगा ना भाई, एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव नहीं बनता है, और इट ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बनेगा। तो भी वहाँ क्या इट ऑब्जेक्ट है, उसका पैसिव क्या बनेगा, इट बनेगा। और इट सब्जेक्ट हुआ तो उसका पैसिव बाय इट नहीं बनेगा, ठीक बात है। यहाँ तो कोई इश्यू
नहीं है। तो हु का पैसिव, हु का पैसिव बाय हुम, और हुम का पैसिव, अरे हु ना, कहाँ दिक्कत है इसमें। अच्छा मोहन का पैसिव, कैसे पता चला, मैंने कहाँ लिखा है। अरे जब मैं आपसे कहता हूँ कि मोहन का पैसिव तो क्या, नहीं सर ऐसे नहीं होगा, सॉरी। पहले बताओ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो मोहन क्या होगा आपका सब्जेक्ट, तो पैसिव क्या बनेगा ये भाई मोहन बनेगा, और यदि ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सिर्फ मोहन ही बनेगा। लेकिन हमारी आदत क्या है, कहते पहली बार कर रहे तो सब्जेक्ट ही होगा। अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए मोहन इधर, पहली बार सब्जेक्ट होता है ना। ऐसे थोड़ी होता है, यूज करने के बाद पता चलेगा। वहाँ कहाँ लिखा मोहन ने, कहाँ कहा, अरे नहीं कहा ना, तो सब्जेक्ट कैसे मान लिया आपने उसे, हिंदी में सब्जेक्ट होता है भाई, है, हिंदी में सब्जेक्ट होता है। कैसे होता है मतलब, अरे सिर्फ संज्ञा होता है भाई, शब्दों के फंक्शन वाक्य बनने के बाद ही डिसाइड होते हैं, उसके पहले नहीं होते। हाँ फंक्शन नहीं डिसाइड होते, पार्ट से भी बता सकते हैं बस इतना कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, लेकिन प्रोनाउन का पहले से फिक्स है कौन से होते हैं सब्जेक्ट और कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट। वहाँ आपका ज़्यादा इशू है ही नहीं, इशू किस में है, नाउन में। अच्छा यहाँ लिखता हूँ मोहन क्या है, ये क्या है, ये नाउन है। पेपर क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ तो कहता है सब्जेक्ट, वहाँ लिखता हूँ कहता है ऑब्जेक्ट है। अरे इधर लिखने से उधर लिखने से थोड़ी हो जाएगा, वो तो सेंटेंस डिसाइड करेगा ना आपका, और कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ क्या है ये नाउन है बस, ठीक बात है। तो सब्जेक्ट का पैसिव हो गया, ऑब्जेक्ट का भी पैसिव हो गया, अब किसका पैसिव बनाएंगे, वर्ब का। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, पैसिव वॉइस फ्रॉम वर्ब, डाल दीजिए हेडिंग। इनको अच्छे से याद रखना, बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, बट पता होना जरूरी है। और वर्ब कैसी होगी बताए ना, वीटी। अब देखिए पैसे बनाना है आपका वर्ब का, तो पहले का ढूंढना पड़ेगा आपको, अरे एक्टिव वर्ब ढूंढनी पड़ेगी ना भाई। तो एक्टिव वर्ब कौन कौन सी होती है, तो डाल दो पहले हेडिंग किसका, तो बताओ एक्टिव वर्ब कौन कौन सी होती है। देखिए फर्स्ट वर्ब होती है, फिर कौन सी होती है, फर्स्ट वर्ब में क्या होगा, देखिए इसको साथ में लेकर चलो, नहीं तो फिर क्या ये बेघर महसूस करती है ना। तो क्या होता है, देखिए दोनों ही होगी, प्लूरल भी और सिंगुलर। फिर कौन सी होती है, सेकंड कैसी होती है, हमेशा एक्टिव होती है। फिर कौन सी वर्ब होती है, थर्ड एक्टिव होती है कि नहीं, कब होती है, हाँ जब इसके पहले है वर्ब होता है तो क्या होता है, ये एक्टिव होते हैं, ठीक है, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर क्या होती है, फोर्थ वर्ब कैसी होती है, एक्टिव। फिर क्या होती है, क्या होती है ये एक्टिव, और फिर क्या होती है, मॉडल क्या होगा साथ में, दो मॉडल क्या लेके चलते हैं, टू फर्स्ट, बाकी सबके बाद क्या आता है फर्स्ट। इसका मतलब एक्टिव फॉर्मेट ई क्रिया आपके काम में आती है। तो फर्स्ट के दो फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल। फिर क्या होगा सेकंड, फिर क्या हो गया थर्ड हैज ए हेड के साथ, फिर क्या होगा आपका फोर्थ, फिर क्या हो गया फिफ्थ, और फिर क्या हो गया मॉडल के साथ फर्स्ट ऑफ, जिसे बोलते हैं वेरी इन्फिनिटिव। ये सारी क्या है, ये सारी एक्टिव वर्ब है, ठीक बात है। अब क्या करेंगे इनको, इसे बनाएंगे क्या, पैसिव वर्ब, ठीक है। पहले पूरा समझ लें आराम से। अच्छा बी वर्ब में से क्या निकलता है, हाँ बी में से निकलता है इजहार, और क्या निकलता है वॉज वर्ब। कैसी वर्ब है आपकी, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। लेकिन बी में से और निकलता है नॉन फाइनाइट वर्ब, कौन सी निकलती है, तो देखिए बी में से निकलता है बी, इसमें से निकलता है आपका बीइंग, और क्या निकलता है। अब मुझे बताओ ये तीनों वर्ब मैन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, अरे मैन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, मैन की हेल्पिंग। अच्छा मैन वर्ब कहते हैं तो इसमें एक्शन होता है, अरे होता है कि नहीं, कहीं इनमें एक्शन हो सकता है, इनमें एक्शन नहीं हो सकता। अच्छा इनका टेंस है क्या, मतलब टेंस वाली क्रिया कौन सी होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब होती है, और मैन वर्ब में क्या होता है, एक्शन होता है। तो इनमें तो कुछ भी नहीं है, ना तो इनमें एक्शन है और नहीं ये टेंस बताती है, तो कैसी वर्ब नॉन फाइनाइट होगी नहीं भाई। तो इनको बोलते हैं एडजस्टमेंट करने वाली क्या होती है आपकी वर्ब होती है,
इसको बोलते हैं बाबा जी, क्या बोलते हैं, बी बॉक्स, क्या बोलते हैं, अल्लाह दिन का चिराग। जब जब तकलीफ आएगी ना तब तब इन क्रियाओं क्या करेंगे आप, सहारा लेंगे। तो न तो मैन वर्ब होती है और न ही हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या है वर्ब, ये एडजस्टमेंट वाली वर्ब है, जिसको बोलते हैं बाबा जी, क्या बोलते हैं, बी बॉक्स, क्या बोलते हैं, अल्लाह दिन का चिराग, समझने के लिए। ठीक बात है। कैसे काम करेगा अभी आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अब क्या करना है, अपन को पैसे बनाना है ना, तो हम बड़े खुशी खुशी कहाँ पहुंचे हैं, पहले वर्ब के पास। ठीक बात है। कहते हैं हेलो फर्स्ट ऑफ तो कि हाँ जी। कहते हैं आपका पैसे बनाना है। कहते क्या जज जी, कहते जज गई बना सकता है कि नहीं बना सकता है, अब ये बताओ। कहते बना सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ट्रांसटिव होना जरूरी हूँ। भाई पैसिव का सोचेगा सबसे पहले कहा जी आपको ट्रांसटिव होना क्या है, जरूरी है। तो ये तो हर जगह चाहिए, ट्रांसटिव वर्ब का होना क्या है, जरूरी है। अब पैसिव किसका बनाना है, फर्स्ट का। परमिशन मिल गई। कहता भाई देख पैसे बनाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बना ले, लेकिन जब पैसे बनाएगा ना तो मेरा मीनिंग और टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक बात है। कहते हैं ओके, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक बात है। तो पैसिव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्ब की फॉर्म है उसे थर्ड वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर पैसिव बनता है नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट वर्ब को ठोक पीट के क्या करेंगे, थर्ड बनाएंगे। अरे बनानी पड़ेगी भाई। तो क्या क्या इसको अपन ने, अब थर्ड तो बना दिए इसे। अब मुझे बताओ इस फर्स्ट वर्ब का टेंस क्या है, अरे इसका तो प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब जब इसका टेंस प्रेजेंट है, इसका पैसे बनेगा तब उसका टेंस क्या होना चाहिए आपका, और आपको थर्ड का टेंस होते नहीं पता ना भाई, तो उसका टेंस बनाना पड़ेगा। कौन सी क्रिया से, अरे प्रेजेंट की वर्ब से ना। अब तो प्रेजेंट में कौन कौन सी वर्ब होती है आपके पास, प्रेजेंट में आपके पास होती है इजारम, कौन सी होती है, बहुत से तो पास्ट में होते हैं, आ जाता है कोई बात नहीं। तो प्रेजेंट में क्या होता है, इजारम। प्रेजेंट में क्या होता है, डूडस, और प्रेजेंट में क्या होता है आपका हैजेब होता है। तो प्रेजेंट की वर्ब कौन कौन सी होती है हमारे पास, डूडस होती है, इजारम क्या होती है, हैजेब। क्या डूडस लगा सकते हैं यहाँ पे आप, तो देखिए डूडस प्रेजेंट तो बता लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि डूडस के साथ थर्ड वर्ब का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, वो नहीं का मतलब नहीं है। तो डूडस तो क्या हो गई, कैंसल। और वैसे भी डूडस कभी भी पैसिव वॉइस में नजर आएगी ही नहीं, जानते क्यों, इनके पास चाहिए फर्स्ट वर्ब, और पैसिव में कौन सी होती है, थर्ड। तो डूडस तो कैंसिल, कभी नहीं आएगी पैसिव वॉइस में। ठीक बात है, सिर्फ एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बचा अपने पास, हैज और है, वो लगा सकते हैं कि नहीं। तो जब हैजेब लगाते ना किसके साथ, थर्ड के साथ, तो बड़ी खुश होती है क्रियाएं। हैजेब क्या मांगता है, थर्ड, थर्ड क्या मांगता है, हैजेब, दोनों साथ में मिलकर क्या बड़े खुश हो गए थे, वाह कहाँ थी इतनी देर तक, है कितना मिस किया। ठीक है, दोनों लग गए साथ में। उसके बाद समझ में आया कि भाई हैजेब है, थर्ड वर्ब के क्या होता है कि अपन दोनों साथ में नहीं आ सकते। यहाँ पे कहते क्या हुआ, कहते यहाँ तो पैसिव की बात हो रही है, और अपने मिलकर क्या बनाते हैं, अरे एक्टिव बनाते हैं। तो थर्ड के पहले हैजेब आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि पैसिव बनाने हैं आपको। ठीक बात है। तो हैजेब भी क्या हो गया आपका, कैंसिल, बचा क्या, बाकी ऑप्शन नहीं भाई साहब आपके पास। तो पहले वर्ब का पैसिव कैसे बनेगा, इजारम से बनेगा। थर्ड वर्ब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट का पैसिव क्या हुआ, हो गया पैसिव। ठीक बात है। फिर कहाँ पहुंचे, पहली सिंगुलर के पास। तो हेलो पहली सिंगुलर, तो क्या होता है कि पैसिव बनाना, तो कि बना ले, दिक्कत नहीं है, मीनिंग और टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे भी क्या करेंगे, अरे इसे भी थर्ड बनाएंगे ना। अब बताओ इस फर्स्ट वर्ब का टेंस क्या है, सीएस वाले का, अरे प्योर प्रेजेंट है भाई। तो वहाँ भी क्या चाहिए आपको, प्रेजेंट की वर्ब। और प्रेजेंट में क्या क्या आपके पास, डूडस है, इज़ार क्या हैजेब है। डूडस यूज हो ही नहीं सकता, हैजेब आ सकता है लेकिन लगा नहीं सकते, क्योंकि क्या बन जाता है फिर, एक्टिव। और क्या बनाना आपको यहाँ पे, पैसिव। क्या लगाएंगे फिर, इज़ार। तो फर्स्ट वर्ब और फर्स्ट वर्ब का एस एस फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है, आवश्यकता अनुसार इज, आर और एम से बनेगा। थर्ड वर्ब बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके बगैर पैसिव बनता ही नहीं है। तो क्या होगा फिर, ये भी इज, आर और क्या हो गया आपका, एम। तो फर्स्ट का पैसिव कैसे बना आपका, इज, आर, एम, और थर्ड वर्ब से, बस बात खत्म हो गई। ठीक है। अब कहाँ पहुंचे, कहते हैं हेलो सेकंड, तो क्या हुआ, पैसिव बनाना तो क्या बना ले, मीनिंग और टेंस मत बदलना, बाकी परमिशन ग्रांटेड। ठीक है। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, पहले थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर पैसिव बनता ही नहीं है। तो सेकंड का क्या किया आपने, थर्ड। अब बताओ सेकंड का टेंस क्या है, अरे बाबा ऑलवेज पास्ट होता है, तो वहाँ भी क्या चाहिए आपको, पास्ट। अब पास्ट में कौन कौन सी वर्ब है हमारे पास, डिड,
वॉज वर और हैड। डिड लगा सकते ही नहीं, डिड के बाद कौन सी क्रिया आती है? फर्स्ट, और यहाँ क्या चाहिए आपको? थर्ड। इसका मतलब डिड भी कभी पैसिव वॉइस में यूज नहीं हो सकता। प्रश्न बन सकता है कि वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो पैसिव वॉइस में यूज हो सकती ही नहीं? वो कौन सी होती है? डू वर्ब, डू, डज और डिड। अब क्या बचा? हैड। हैड लगा सकते हैं कहाँ? थर्ड के साथ, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मिलकर एक्टिव बनाते हैं। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन? पैसिव की बात करते हैं। तो क्या बचा? वॉज और वर। बाकी ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तो सेकंड का पैसिव वॉज, यहाँ क्या हो गया आपका? ओवर से हो गया। ठीक है, फिर कहाँ पहुंचे? कहते हेलो थर्ड। कहते क्या हुआ? अब कहते पैसिव बनाना है। कहते बना ले, मैं तो इधर भी ऐसा देखूंगा और उधर भी ऐसा देखूंगा। तो क्या रहेगा? ये थर्ड तो ये रहेगी। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड ने भी एक लगा दी कंडीशन। कहता सुन भाई, क्या हुआ? मेरा टेंस नहीं ध्यान रखना। जब इस वर्ब का टेंस नहीं है तो इसके पहले आने वाली क्रिया टेंस बताने वाली नहीं हो सकती जब पैसिव बनाएंगे। ठीक बात है। और सुन ले, कहते क्या? कहते मेरे अंदर काम पूरा होने का भाव है। तो जो मेरे अंदर भाव है ना, वो भाव उधर भी दिखना चाहिए। यहाँ कैसा भाव था? प्रेजेंट का। कैसा भाव था? प्रेजेंट का। कैसा भाव था? पास्ट का। और इधर कैसा भाव है? टेंस तो ये है नहीं, परफेक्ट का भाव है। लेकिन पहले क्या करेंगे? इसको आप थर्ड तो लगाएंगे ना भाई। ठीक है, अब इसके अंदर जो परफेक्ट का भाव वो कहाँ से आएगा? तो बताओ यहाँ पे कौन सी वर्ब लगाएंगे? तो इसके बने आने वाली वर्ब टेंस वाले तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, वेयर तो आ ही नहीं सकती। फिर बची हमारे पास मॉडल, वो भी नहीं आ सकती भाई। ना तो मॉडल आ सकता है अपने। मॉडल के बाद कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट आती है डू, डज आप डिड लगा नहीं सकते। इज, आर, एम, वॉज, वर को आपने यूज कर लिया। हैज, वेयर लगा नहीं सकते, एक्टिव बन जाता है। तो क्या बचा फिर? कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं। अब कहाँ पहुंचे? बाबा जी के पास। कहते हेलो बाबा जी। कहते क्या हुआ? कहते त्राहिमाम। कहते हुआ क्या? कहते बाबूजी थर्ड का बनाना है पैसिव, लेकिन हमसे बन नहीं रहा है। तो क्या हुआ क्या? कहते थर्ड वर्ब कहती है कि एक तो मैं थर्ड ही रहूंगी, पहली बात। दूसरी बात, मेरे अंदर जो भाव है परफेक्ट का वो आपका होना जरूरी है। ठीक बात है। तो हम परफेक्ट का भाव कहाँ से लेकर आए? तो क्या ऐसा क्या बात हो गई? कहते मेरा परफेक्ट उठा। जानते बाबा जी का परफेक्ट क्या है? अरे बीन है भाई साहब। तो जब आपको पता चल गया कि एक्टिव में कौन सी वर्ब है? थर्ड, तो पैसिव कैसे बनेगा? सिर्फ बीन से बनेगा, बाकी तरीका ही नहीं होगा। तो बताओ बीन का टेंस क्या है? अरे कुछ नहीं। जब इधर टेंस नहीं है तो इधर टेंस नहीं होगा। तो थर्ड का पैसिव कैसे बनेगा? अरे बीन से बनेगा। अच्छा, ब्रोकन कौन सी वर्ब है? थर्ड है, पैसिव। अरे बोलो ना, बीन ब्रोकन कहाँ दिक्कत? कहाँ है इसमें? स्पोकन कौन सी वर्ब है? थर्ड है, पैसिव। अरे बोलो ना, कहाँ दिक्कत है? हिडन कौन सी वर्ब है? पैसिव। अरे बोलो ना, बीन हिडन। रिटर्न कौन सी वर्ब है? थर्ड है, पैसिव कैसे बनेगा? बीन रिटर्न। फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? जब पता चल गया कि वर्ब कौन सी है? थर्ड, तो पैसिव कैसे बनेगा? बीन से। बाकी आपके पास कोई जरिया ही नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, कहाँ पहुंचे? कहते हेलो फोर्थ कैसी है? तो कि मस्त। कहते क्या होता है? कि पैसिव बनाना है। कहते बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो भाव है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। कहते तेरा भाव बता ही दे फिर। कहते मेरे अंदर है कंटिन्यूटी। अरे है ना? तो पहला स्टेप क्या होगा? इसको थर्ड बनाना पड़ेगा, उसके बगैर पैसे तो बनेगा नहीं ना। तो पहले क्या किया? इसको ठोक पीट के थर्ड बना दिया। अब बताओ फोर्थ में क्या होता है? कंटिन्यूटी होती है कि नहीं भाई? और भाई साहब कंटिन्यूटी बिना आईएनजी के हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास तो है ही नहीं ना कंटिन्यूटी। तो कहाँ पहुंचे? कहते हेलो बाबू जी। कहते क्या होता है? एक बार फिर प्लीज। कहते क्या हुआ? कहता फोर्थ का पैसे बनाना है। उसका थर्ड तो हमने कर लिया, लेकिन उसके अंदर एक चीज है, कौन सी वाली? कंटिन्यूटी। वो हमारे पास नहीं। तो कोई बात नहीं, ले जा मेरी कंटिन्यूटी। तो क्या काम करेगी यहाँ पे? बाबा जी की कंटिन्यूटी बीइंग काम करेगी इधर। तो बताओ फोर्थ का पैसे कैसे बनाएंगे आप? बीइंग से बनाएंगे, बाकी आपके पास तरीका ही नहीं है। तो टीचिंग का पैसिव बोले ना क्या? अरे बीइंग टॉट भाई साहब। वो आ जाता है बीइंग टीचिंग, वो नहीं। क्या होगा? बीइंग टॉट। राइटिंग का पैसिव बीइंग रिटन। हेल्पिंग का पैसिव बीइंग हेल्प्ड। कहाँ दिक्कत है? अरे भाई चौथा वर्ब है तो पैसिव कैसे बनेगा? बीइंग से बनेगा, बाकी तरीका ही नहीं। और नहीं का मतलब बात ही खत्म हो गई। ठीक। अच्छा, कहाँ पहुंचे? कहते हेलो फिफ्थ। कहते क्या पैसिव बनाना? तो देख, पैसिव बनाने से पहले एक बार दर्शन कर ले। कहते क्यों? तो कि हमारे अंदर दो शब्द हैं। कौन कौन से?
ठीक है। और जो पैसे बनाएंगे तो फिर हम दोनों पे विचार करना पड़ेगा, आपको अकेले से कुछ नहीं होगा। तो आप कहाँ पहुंचे पहले? टू के पास। कहते हेलो टू, कहते क्या होता है कि पैसे बना तो छेड़ नहीं मत, अपना इसे को लेने देना ही नहीं है। तो टू ने तो क्या, वो चेंज होने से क्या कर दिया, मना कर दिया भाई, ठीक बात है। और फर्स्ट क्या कहती है, कहते मैं तो थर्ड बनूंगी। अरे पैसे बनाना भाई तो थर्ड, ये फर्स्ट वर्ब क्या कहती है कि मैं तो बनूंगी पैसे, मुझे तो आनंद आता है क्या बनने में, पैसे बनने में। तो फर्स्ट तो क्या बन जाती है, थर्ड। और टू क्या कहता है, कहता मैं बदलूंगा ही नहीं। तो जब फर्स्ट कहती है मैं थर्ड बनूंगी, तो टू क्या बोलता है कि देख फर्स्ट है तब तो मेरे साथ रह ले, और तेरा रूप बदलेगा ना तो फिर अपने साथ मामला सेट होगा ही नहीं, तलाक तलाक और तलाक, मामला सेट नहीं होगा। तो टू ने क्या किया, चेंज होने से मना कर दिया, और फर्स्ट क्या बन गई, थर्ड। और जब थर्ड बनते टू क्या कहता है कि ना, नको, नॉट मेड फॉर ईच अदर। फिर क्या थर्ड बनी तो क्या करना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा आपको इसमें। तो फर्स्ट क्या हो गया, टू ने बदलने से क्या कर दिया, इनकार। अब ये गैप छोड़ नहीं सकते आप, इसके फिलअप तो करना पड़ेगा। अब टू अपना सामान मांगता है और थर्ड, तो जानते टू के बाद कौन सी क्रिया आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब आती है, और थर्ड क्या मांगता है, हेल्पिंग मांगता है। तो ऐसी कौन सी वर्ब है जिससे दोनों खुश हो जाए, राजी हो जाए। तो फिर कहाँ पहुंचे, एक बार बाबा जी के पास। कहते बाबा जी प्लीज, कहते अब क्या हुआ, कहते बाबा जी 5 ही क्रिया का पैसे बनाना था, हुआ कुछ इस तरह से। टू ने चेंज होने से मना कर दिया, और फर्स्ट को मना किया कि मत बन पैसे मत बन, लेकिन वो बन गई, और बनी तो दोनों में होगी लड़ाई, किस में है, टू और थर्ड में। और क्या हो गई वो अलग। अब हमको क्या करना है, बीच में है कुछ लगाना है, गैप भरना है। क्या करेंगे, तो क्या ऐसा कर, मेरी बी ले जा तू, कौन सी, ये बाबा जी का बी काम करेगा इधर। और क्या होगा भाई साहब, टू बी थर्ड वर्ब, किसका पैसिव है ये, फिफ्थ वर्ब का पैसिव है। तो टू का पैसिव, टू डू का पैसिव, अरे टू बी डन, टू हेल्प का, टू बी हेल्प, टू सी का, और टू टीच का, और टू राइट का। तो दिक्कत कहाँ है भाई, सब्जेक्ट का पैसिव हम बना लिया, ऑब्जेक्ट का पैसिव हमने बना लिया, वर्ब का पैसिव बना ही रहे ना, कहाँ दिक्कत है। तो सारा अपना पैसिव बन जाएगा, फिर इश्यू कहाँ है, कहीं नहीं। पर समझ का फेर है थोड़ा सा, और पकड़ में आ गया तो इसे ईजी को दुनिया में चीज़ नहीं है इंग्लिश में। अच्छा आप कहाँ पहुँचे भाई, कहते हेलो मॉडल फर्स्ट हो गया, क्या होता है कि पैसिव बनाना है, और मॉडल फिर फैल गया भाई यहाँ पे, कहते मेरे को छेड़ने का नहीं। अब इधर भी ऐसा, और तो मॉडल ने चेंज होने से क्या कर दिया भाई, मना कर दिया। तो मॉडल का क्या होगा, मॉडल, ठीक है। और ये फर्स्ट क्या हो गई, तो मॉडल क्या करते, देख फर्स्ट रहेगी तब तो मेरे सागे रह ले, और रूप बदला ना तेरा तो अपने मामला सेट होगा ही नहीं। कहते ये तो कहते कि मैं रूप तो बदलूंगी आज, मैं तो थर्ड बनूंगी, तो क्या बन जा, फिर मेरे साथ यूज नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, गैप पड़ा। तो जानते मॉडल के बाद कभी भी थर्ड वर्ब यूज नहीं हो सकती। बात पीछे से आगे चलती आ रही है, नॉन टू अननोन। अब मॉडल क्या मांगता है बताएं, और जानते हैं मॉडल कभी अकेला यूज होता ही नहीं। क्या मांगता है, हमेशा फर्स्ट मांगता है अपने बाद, ठीक है। और थर्ड क्या मांगता है, पहले हेल्पिंग। इन दोनों क्या करना पड़ेगा, गैप फिलअप करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, एडजस्ट हो जाए। तो अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, कहाँ पहुँचे। और किसी से कितना मांगे आखिर में, वैसा मांगने की लिमिट होती है कि नहीं। पे कहते बाबा जी प्लीज एक बार कुछ कर लियो, उसके बाद फिर नहीं आएंगे। आपका जगह हुआ क्या, कहते मॉडल फर्स्ट का पैसे बनाना था, मॉडल फैल गया, कुछ हुआ नहीं। और फर्स्ट को मना किया था कि मत बन थर्ड, मत बन कम थर्ड, लेकिन वो जबरदस्ती क्या हो गई, थर्ड बनी। और थर्ड बनते के साथ ही गैप पड़ा, किस में, मॉडल में और थर्ड में। अब वो क्या करना है, उसे फिलअप करना है। क्या करें, तो क्या ऐसा कर भाई, मैं बूढ़ा बाबा बचाऊँ अकेला है, मुझे उठा के वहाँ सेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या उठाए भाई साहब यहाँ से, बाबा जी खुद को उठाया, और वैसे यहाँ पे सेट कर ले, क्या हो गया आपका, पैसिव हो गया। और वहां बड़ी खुशियां मनी, कहता है ओ भाग्य हमारे के बाबा जी खुद आए, क्या करने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो बताओ विल डू का, अरे बोलो ना विल बी डन, कहते सर अभी आदत नहीं है ना थोड़ी, है। विल डू का, कैन टीच का, शुड हेल्प का, शुड बी हेल्प, कहाँ दिक्कत है आगे समझ में। तो पहले का हिजारम से, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सेकंड का वॉज वर्ब से, थर्ड का बीन से, फोर्थ का बीइंग से, फिफ्थ का टू बी से, मॉडल का थर्ड सब जगह चाहिए, कहाँ दिक्कत है, कॉपी कर लो। तो बताओ कितना काम किया जादू, जादू वर्ब ने ना।
अब इनको भेड़ा करेंगे एक साथ, सब्जेक्ट वर्ब और किसको, ऑब्जेक्ट को। भाई अभी अलग अलग काम किया ना बने, सब्जेक्ट का अलग पैसे बना दिया, ऑब्जेक्ट का अलग पैसे बना दिया और वर्ब का अलग पैसे बना दिया। अब क्या करेंगे इनको साथ में, हाँ भेड़ा करेंगे इनको एक बार। भेड़ा करना समझते हैं भाई? ओके, आप तो होशियार हैं। मैं सोच रहा मैं ही हूँ अकेला, कभी गलत फहमी में जी रहे हो आप। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो पैसिव सब्जेक्ट का हो गया, पैसिव ऑब्जेक्ट का हो गया, पैसिव किसका हो गया, वर्ब का हो गया। अब इन वर्ब को एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एक्टिव वर्ब का मीनिंग कैसे निकालेंगे और पैसिव बनने के बाद मीनिंग कैसे निकालेंगे। और ये तो पता है ना, मीनिंग चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, लिखने का ढंग बदला है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बदला कि नहीं, ये स्ट्रक्चर एक्टिव हो इसका और ये कैसा स्ट्रक्चर है आपका, वो दोनों मीनिंग क्या देंगे, ये मीनिंग सेम देंगे। जहाँ मीनिंग चेंज हो गया वहाँ पे आपके एफर्ट्स क्या होंगे भाई, बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब वर्ब को समझते हैं एक बार, फिर वाक्य पे जाएंगे आप लोग। ठीक बात है, इंडिविजुअली। ये कॉपी करते हैं साथ साथ में आप। ये लिखी सारी आपने क्या, वर्ब की फॉर्म्स। तो देखिए, राइट, राइट्स, रोट, रिटन, राइटिंग, टू राइट, और क्या लिखा है, शुड राइट। ये कैसी वर्ब है, एक्टिव है कि पैसिव है भाई? अब इसमें थर्ड और फर्स्ट के किसके बीच में है, एक्टिव के बीच में। तो सारे क्या, ये एक्टिव फॉर्म है, सारी की सारी एक्टिव वर्ब है। अब क्या करेंगे अब इनको, तो देखिए ये अपनी एक्टिव वर्ब है सारी की सारी। अब क्या करेंगे इनको, लेकिन पैसिव बनाने से पहले इनका हिंदी मीनिंग चाहिए। अच्छा, राइट और राइट्स का हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो बताओ राइट का मतलब क्या है हिंदी में? अब मत बोलना लिखना, अब तो सुधारो अपने आप को। अरे फर्स्ट वर्ब का मतलब होता है रूटीन में होने वाला काम। कैसे होता है हिंदी में, अरे ताती तैसे होता है कि नहीं। तो क्रिया का पहला फॉर्म क्या मीनिंग देगा, हाँ लिखता है, लिखती है, फिर क्या होगा, लिखते हैं जैसी आवश्यकता। तो बड़ा मीनिंग लेके चलते हैं एक बार, क्या लिखता है का मीनिंग। ठीक बात है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब बताओ, ये जो राइट और राइट से इसका पैसिव क्या बनेगा आपका, दोनों का, इन दोनों का पैसिव बनेगा आपका इज आर एम रिटन। अरे बनेगा कि नहीं भाई? फर्स्ट का पैसिव कैसे बनता है, इज आर एम से बनेगा। तो इन दोनों का पैसिव क्या बनेगा, इज आर एम क्या होगा आपका, रिटन। इसका भी क्या होगा आपका, इज आर एम और क्या होगा आपका, रिटन। अब इनका भी तो अपना हिंदी मीनिंग होगा कि नहीं भाई? तो राइट और राइट्स का मीनिंग क्या निकाला आपने, लिखता है, बड़ा मीनिंग। अब इज आर एम रिटन का मीनिंग क्या निकालेंगे आप? अब इसमें आपकी डिक्शनरी हेल्प नहीं कर सकती भाई, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज रिटन, आर रिटन और क्या लिखा है, एम रिटन, हिंदी मीनिंग। और इतने भारी भरकम शब्द थोड़ी है ये, अभी ले रहे नॉन टू अभी तक पता था आपको, अब कहाँ जा रहे हैं आप, अब अननोन में जा रहे हैं, क्योंकि आपका पैसिव वर्ब का मीनिंग आपको पता ही नहीं। तो इसका मतलब निकलेगा लिखा जाता है। अरे इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा भाई, इज आर एम रिटन का मतलब निकलेगा लिखा जाता है। लिखता है तो एक्टिव में, और लिखा जाता है तो, अरे पैसिव में। लिखता है तो करता चाहिए, लिखा जाता है तो कर्ता है, अरे काम होना चाहिए बस। ठीक बात है भाई। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, लिखा जाता है। अच्छा, रोट का मतलब क्या निकलेगा, अरे सेकंड और है ना भाई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा,
लिखा। पैसिव कैसे बनेगा? ये बनेगा वॉज वर थर्ड वर्ब से, और इसका भी तो मीनिंग होगा आपको, तो क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग? है जी, लिखा गया। क्या होगा इसका मीनिंग? ये मीनिंग याद करना, सभी मीनिंग इसी फॉर्मेट में चलेंगे आपके, जैसी भी अंग्रेजी चाहे छोटी हो जाए, नन्ही हो जाए, मुन्नी हो। ठीक बात है भाई। क्या होगा? देखिए, लिखा गया। अब रिटर्न का मतलब क्या? थर्ड वर्ब है। थर्ड का मीनिंग क्या निकाला अपन ने? चुका चुकी निकाला था भाई, तो ये हो जाएगा लिख चुका, एक बड़ा मीनिंग। ठीक है ना? वैसे लिख चुका, लिख चुकी, और क्या होता है? लिख चुके। बड़ा मीनिंग लेके चलते हैं, लिख चुका का मीनिंग देते हैं इसे। पैसिव कैसे बनेगा? बीन से। बाकी तरीका है ही नहीं आपके पास। हिंदी मीनिंग अब तो बता दो। क्या होगा? दैट इज लिखा जा चुका। अच्छा, राइटिंग का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस होगा कि नहीं भाई? तो क्या होगा? ऐसे लग रहा है क्रिया में टांगे लग गई, पाम लग गया, और क्या हुआ? चल पड़ी, तो क्या हुआ? पैसिव। हिंदी वर्जन क्या हो जाएगा? लिखा जा रहा। टू राइट का मतलब, तो टू राइट के तीन मीनिंग, ना, के लिए और ने में। तो बड़ा मीनिंग का लेकर चलते हैं एक बार, ना वाला। क्या होगा? दैट इज, तो टू राइट के मीनिंग को लिखना, लिखने के लिए और लिखने में। अरे पांच ही क्रिया के तीन मीनिंग आते हैं, चौथा मीनिंग होता ही नहीं है। तो बड़ा मीनिंग का लेते चलते एक बार अभी। ये हो जाएगा लिखना। पैसिव ये हो जाएगा टू बी रिटर्न। हिंदी वर्जन अरे बाबा लिखा जाना। क्या हो गया भाई? लिखा जाना। और शुड राइट का मतलब क्या होता है? अरे शुड में होता है चाहिए, तो ये हो जाएगा लिखना चाहिए। एक्टिव मीनिंग है ये। तो शुड में क्या होता है? चाहिए होता है भी, ऑट टू की तरह होता है कि नहीं भाई? और पैसिव क्या बनेगा इसका? शुड बी रिटर्न, मॉडल बी और थर्ड वर्ब। हिंदी मीनिंग हाँ जी, लिखा जाना चाहिए। तो देखिए सारी क्या होगी आपकी? एक्टिव वर्ब। क्या होगी आपकी? पैसिव। एक्टिव का मीनिंग इस तरह से निकलेगा, पैसिव का मीनिंग इस तरह से निकलेगा। निकलना आ जाएगा ना भाई? अभी तो पहली बार एक वर्ब लिखी है पैसिव वॉइस में, जिसका आपने क्या किया है? अभी तो कैसे निकाला मीनिंग? ऊपर वाला जाने। अच्छा, कभी अंग्रेजी का अखबार पढ़ा आप लोगों ने? कहते ना, अरे ना पढ़ा, लेकिन पता नहीं पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक्टिव पैसिव पूरे पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। और जब ये नहीं पता पड़ेगा तो उसका मीनिंग निकलेगा कैसे, समझेगा कैसे उसे? तो दिक्कत रहती है ना। तो दिक्कत तो रहेगी, और दिक्कत का समाधान यही है सारा का सारा। तो अभी जो वर्ब लिखी है इसकी सारी फॉर्म कैसी है? अलग अलग है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं। सारे कैसे? राइट अलग है, राइट्स अलग है, रोट अलग है, राइटिंग अलग है, रिटर्न अलग है, टू राइट अलग है, और शुड के साथ सारी फॉर्म कैसी है? अरे अलग है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और तीन फॉर्म में दिक्कत आती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। बाकी फोर्थ फिफ्थ में दिक्कत नहीं आती। फोर्थ में क्या होता है? आईएनजी अटका दो साथ में। और पांचवी में क्या होता है? पहले के पहले क्या अटका दो, और टू अटका दो। और मॉडल में क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। फर्स्ट के साथ क्या लगा दो? मॉडल। तो वहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में आती है? फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में। यहाँ दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक बात है, और आती भी है। तो एक वर्ब और लिखते हैं ऐसी कैसी। ठीक बात है, बता दूँ इसे। बस एक बार फोकस कर लेना तो सारा काम ठीक से हो जाएगा। और ये सारे सूत्र हैं भाषा को समझने के। और मामला चल रहा है नॉन टू अननोन का। ठीक है ना? चीज़ वही लेता हूँ जो पीछे आपने पहले पढ़ी, वही क्या रही आके फॉरवर्ड एक नए रूप में।
एक्टिव है कि पैसिव है? अरे सारे एक्टिव वर्ब में। तो देखिए टीच कैसा है आपका प्लूरल फॉर्म, टीचर्स कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर, ठीक है। तो अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा टीच और टीचर्स का? पैसिव क्या होगा इन दोनों का ही? क्या होगा देखिए, इज आर एम टॉट, और हिंदी मीनिंग पढ़ाया जाता है। क्या होगा? वही मीनिंग सेम निकलेगा जो जैसे आपने अभी निकाला था राइट के हिसाब से, लिखा जाता है और अरे पढ़ाया जाता है भाई, करता है और किया जाता है। तो फर्स्ट का पैसिव क्या होगा आपका? इज आर एम, थर्ड वर्ब से होगा ना भाई, इज आर एम टॉट। अब फिर क्या लिखा टॉट कौन सी वर्ब है? अभी सेकंड भी होती है और थर्ड भी। अब कैसे पता करेंगे सेकंड है कि थर्ड है? थर्ड तो अकेली चलती नहीं है। हाँ, सेकंड वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती ही नहीं है और थर्ड कभी अकेली आती नहीं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? जहाँ सेम फॉर्मेट किया वहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपको अपने आप सॉल्यूशन दे दिया कि सेकंड वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। इसका मतलब टॉट कैसी आ रही है? अकेली। तो कैसी होती है? सेकंड। और किसी के साथ में आ गई तो फिर वो थर्ड होगी। तो अब किसको सेकंड मानना है किसको थर्ड मानना आपकी मर्जी है। तो अच्छा है कि पहले के बाद दूसरी ठीक है। और जब सेकंड मानेगा तो मीनिंग का निकालेंगे, सेकंड वर्ब का निकालेंगे, और पैसिव किसका बनेंगे? फिर सेकंड का ही पैसिव बनाएंगे। तो इसका मीनिंग का निकालेंगे सेकंड के रूप में अभी। तो इसको अभी अपन क्या मान रहे हैं भाई? सेकंड मान रहे हैं उन लोग, ठीक बात है। और सेकंड वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब की होती है। इसका मतलब क्रिया के दो फॉर्म कौन से? फर्स्ट का एस फॉर्म और सेकंड वर्ब, इनके साथ हेल्पिंग आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि पहले से टेंस वाली क्रिया है ये, और जिन क्रियाओं का टेंस पहले से होता है उनके साथ दूसरी हेल्पिंग वर्ब और वीकेंड से फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती ही नहीं। और फिर भी आ रही है तो सेंटेंस बन सकता नहीं, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा फिर? ये हो जाएगा पढ़ाया, पैसिव। अरे जब सेकंड माना तो पैसिव किसे बनेगा? और क्या निकलेगा मीनिंग हिंदी में? तो जैसे लिखा गया वैसे क्या हुआ? अरे पढ़ाया गया। अच्छा फिर थर्ड कौन सी माने? थर्ड इसको मानते हैं ना भाई। और जब थर्ड माना तो ये हो जाएगा पढ़ा चुका, पैसिव। ये बनेगा बीन से, क्या हो गया? बीन टॉट। क्या होगा? हाँ, पढ़ाया जा चुका। और टीचिंग को क्या मानते हैं? तो मानना है ही नहीं, कंटिन्यूस ही होती है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा भाई? ये हो जाएगा पढ़ा रहा, पैसिव। ये हो जाएगा बीइंग टॉट, हिंदी वर्जन। अरे जैसे लिखा जा रहा वैसे क्या हो गया? पढ़ाया जा रहा। और टू टीच का मतलब ना के लिए और ने में बड़ा मीनिंग क्या होगा? ना से। तो क्या हुआ? ये हो जाएगा पढ़ाना, पैसिव। ये हो जाएगा टू बी टॉट, हिंदी वर्जन। ये हो जाएगा पढ़ाया जाना। और कैन टीच का मतलब है? अरे शुड का मतलब चाहिए होता है, कैन का मतलब सकना होता है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? पढ़ा सकता है। इसका मतलब उसमें मानसिक योग्यता है क्या करने की? पढ़ाने की। तो क्या होगा? ये पढ़ा सकता है। और कैन किसमें प्रेजेंट में आता है कि नहीं, इसलिए क्या लिखा है? लिखा है इसमें पढ़ा सकता है, ठीक बात है। पैसिव क्या बनेगा? ये कैन बी टॉट। इसका मतलब क्रियाओं के कॉम्बिनेशन पहले से क्या बने हुए हैं, आप इनको डिस्टर्ब कर सकते ही नहीं। और जब डिस्टर्ब किया वहीं क्या होगी? गलती हो जाएगी। क्या निकलेगा मीनिंग? अरे पढ़ाया जा सकता है।
तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था किसमें, सेकंड और थर्ड में, लेकिन उससे भी हम क्या पार उतरे, पता चल गया कब सेकंड होती है और कब थर्ड होती है। सेकंड होगी तो सब्जेक्ट के साथ, और थर्ड होगी तो सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है नहीं, पता है ना भाई। सेकंड बिना सब्जेक्ट के आ नहीं सकती और थर्ड और सब्जेक्ट के साथ यूज हो नहीं सकती, और ऐसा हुआ तो दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। तो अभी कौन सी वर्ब ली अपने, पहले ली थी जिसकी तीनों फॉर्म कैसी होती हैं अलग अलग, अभी कौन सी ली जिसमें दो फॉर्म कैसी हैं सेम है, कौन सी, सेकंड और थर्ड। अब एक बार बोल लेते हैं जिसकी फॉर्म कुछ अलग तरह से बन के आती है, और इन्होंने कसर नहीं छोड़ी हमको तकलीफ देने में अंग्रेजों ने, मतलब हर वर्ब की फॉर्म क्या कर दी इन्होंने अलग अलग बना दी, मतलब तरीका हुआ क्या। अरे भाई सभी क्रियाओं की फॉर्म एक ही तरह से ले रहे तो क्या दिक्कत है, ईडी फॉर्म है। जैसे हेल्प का हेल्प हो गया ना, तो टीच का टीचड होता तो क्या दिक्कत होती, मतलब कितना आसान होता, लेकिन बेटों ने लिया नहीं, सबका सेट क्या कर दिया अलग अलग फॉर्मेट, ठीक है। और सबका ईडी होता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी क्रिया फट से देख लेते कौन सी है सेकंड और थर्ड, लेकिन है नहीं। हाँ भाई बीट की फॉर्म क्या होती है, तो देखिए बीट की फॉर्म फर्स्ट सेकंड कैसी होती है सेम, और थर्ड अलग होती है, वहाँ दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ बीट्स कैसी फॉर्म है, अरे प्रेजेंट की सिंगुलर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एस क्या लगा रखा है ना। तो बीट की होती है ना फर्स्ट सेकंड कैसी होती है सेम, दिक्कत कहाँ है, बीट फर्स्ट और बीट सेकंड में कंफ्यूजन है, बीट्स में कंफ्यूजन नहीं है, वो तो क्या है प्रेजेंट है और सिंगुलर फॉर्मेट में, ठीक बात है। और बीट अब फर्स्ट भी होती है और सेकंड है, तो इस बीट को देखकर कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट है कि सेकंड है। अब हेल्पिंग वर्ब का मत कहना आप, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होना जरूरी नहीं है, कब, जो फाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट बन गई तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और सेकंड के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती ही नहीं है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि फर्स्ट है कि सेकंड है, इतना कभी ध्यान नहीं दिया हमने, हाँ नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, और फर्स्ट के पहले भी तो सब्जेक्ट आता है, अरे आता है कि नहीं भाई, अरे फर्स्ट के पहले सब्जेक्ट आता है तो फाइनल वर्ब होती है कि नहीं, फिर क्या दिक्कत है। तो सेकंड के पहले भी सब्जेक्ट होता है और फर्स्ट के पहले भी क्या होता है सब्जेक्ट होता है। पहली वर्ब फाइनल है तो हेल्पिंग नहीं आएगी, और सेकंड के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती ही नहीं है। अब बताओ कैसे पता करेंगे, तो पता करेंगे सेंटेंस से, कहते अच्छा है, जब कुछ भी नहीं पता चलता तो कौन काम करेगा फिर। अब मैं वाक्य लिखता हूँ, इसको पैसिव बनाने से पहले, मीनिंग देखने से पहले आप देखना कि वो कौन से फॉर्म में है, ठीक है ना। देखना वाक्य लिख रहा हूँ, वो वाक्य थोड़ा सा नॉन वेज टाइप है ना, उसको दिल से मत लेना। दिल से मत लेना है इसको, है ना। क्या लिखा है, माई वाइफ बीट्स मी, कौन सी वर्ब है, अरे फर्स्ट है ना, किसकी वजह से, अरे एस की वजह से, एस क्यों लगा रखा है, क्योंकि पत्नी सिंगुलर है अरे बाबा माई वाइफ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी कि नहीं, और बीट का सिंगुलर बनेगा कैसे, अरे एस लग कर, इसका ये वाक्य तो सही है। और पहली वर्ब होने का मतलब हुआ कि रोजमर्रा में होने वाला काम, क्या निकलेगा इसका मीनिंग, हाँ मेरी पत्नी मुझे मारती कि पीटती है, या मारती दोनों कर सकते, मारती पीटती है, मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती है, या मेरी पत्नी मुझे पीटती है। मामला कैसा है, रोजमर्रा का, रोजमर्रा का क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ब, ठीक है। और फर्स्ट क्यों बनी, एस लगकर, एस क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। आगे बात समझना, ओके। अब क्या लेगा, देखिए माई वाइफ बीट मी, कौन सी वर्ब है, कैसे पता चला,
अब देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और बीट वर्ब लिखा है और उसमें एस नहीं लगाया तो फिर क्या हुआ, ही अपने आप क्या बन गई, अरे सेकंड हो गई, ठीक है। और सेकंड होते के साथ क्या हुआ, मामला चला गया कहाँ, पास्ट में। क्या निकलेगा इसका मीनिंग, मेरी पत्नी ने मुझे पीटा। अब एक बार काम हुआ पास्ट में, आगे देखा जाएगा जो भी है। आगे वो एक बार हो गया पास्ट टेंस में, क्या हुआ, बीट कर लिया ना, तो वर्ब कौन सी हो गई, अरे सेकंड हो गई ना भाई। तो यहाँ से तो पता चला किससे आपको भाई, सब्जेक्ट से कि मामला फर्स्ट का है कि सेकंड का है। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट से पता नहीं चलता है, कैसे जरा देखिए। क्या लिखा देखा, आई बीट हिम, फर्स्ट है कि सेकंड है, क्योंकि आई के साथ वर्ब में एस और एस नहीं लगता है। अब बताओ फर्स्ट है कि सेकंड है, कह रहे सर लोचा इधर तो। अच्छा फर्स्ट कैसे पता किया आपने, अरे भाई इसको फर्स्ट बोलोगे तो मीनिंग क्या निकलेगा, मैं उसे पीटता हूँ, रूटिंग की बात होगी ना। और सेकंड माना तो मैंने उसे पीटा। तो ये कैसे पता चला कि रोज की बात है, एक बार काम हुआ, इस सेंटेंस से कैसे पता चला, कह रहे थे रोज रोज क्यों पीटते बेचारे, एक ही बार बहुत होगा। तो इमोशंस काम नहीं करेंगे इधर। इसका मतलब इस वर्ब के दोनों पैसे बना सकते हैं, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। दुनिया की ताकत गलत नहीं कर सकती। इस सेंटेंस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि फर्स्ट वर्ब है कि सेकंड वर्ब है, ठीक है। तो दोनों पैसे बना सकते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस आपका आ गया ना कि इसके पैसे कितने बनेंगे, अब दो पैसे बना के दे दिया आपको ऑप्शन में जोड़ा बना के, और फिर क्या बोल दिया, सिर्फ पहला सिर्फ दूसरा, या पहला और दूसरा दोनों ही, या राम जाने। ऐसे ऑप्शन आते हैं आजकल, सीरीज नहीं आते आपके एग्जाम में आजकल, पेयर बना के आते हैं। और जहाँ पेयर बन के वहाँ पे फिर क्या होगा, इसका दोनों पैसे सही होंगे, इजारम से भी और वॉज वर दोनों से पैसे सही बन जाएगा। फर्स्ट मानेंगे तो इजारम से, और सेकंड माना तो कैसे हो जाएगा, वॉज वर से। लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में नॉर्मली आते नहीं है, लेकिन आरपीएससी में आ सकते हैं। वहाँ दो चार प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वाहियात दर्जे के होते हैं, और उनको देखकर लगता है कि क्वेश्चन पेपर बनाया किसने है भाई साहब। ये कहते तो है कि कुछ लोग होते हैं, कौन, एक्सपर्ट पेपर बनाते हैं, लेकिन जब प्रश्न देखते हैं ना तो लगता नहीं किसी एक्सपर्ट ने बनाए होंगे। ऐसा लग रहा है कि थड़ी वालों को देख ले, तेरे को पैसे देंगे, पेपर बना के दे दे जरा भाई ये। और कभी कभी उनके आंसर देते हैं ना, वो भी एक्सपर्ट नहीं देते, मेरे ख्याल से कोई और दे जाता है उसके आंसर। और फिर बच्चे क्या करते हैं बेचारे, घूमते फिरते ऑब्जेक्शन डालने के लिए। गलती कौन करता है, एक्सपर्ट आरपीएससी, और प्रूव किसको करना होता है, स्टूडेंट को। कहता है यदि गलत है तो आप कहीं से ला के दो मैटर की ये गलत है, हम कहाँ से लाएंगे। फिर बच्चा बेचारा किताब ढूंढते रहते, कहाँ ढूंढे। और कहते हैं और कि जो आप प्रूफ में दोगे ना वो किताब ऑथेंटिक होनी चाहिए, और वो हम उसे स्वीकार करनी चाहिए। सावन सारी किताब नहीं चलेगी, ये कोचिंग वाले किताब वहाँ नहीं चलेगी, आरपीएस में वही चलेगी जो उनके दादाओं ने लिखी है किसी ने। तो ये भी दिक्कत है। तो तकलीफ वो देते हैं और प्रूफ किसे करना होता है, हमको। तो इसका पैसे दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन यदि अकेला वाक्य आया तो फिर उसमें क्या कुछ न कुछ अलग से देखा एडवर्ब डाल के। तो आई बीट हिम डेली, तो हो गया आपका फर्स्ट वर्ब। और आई बीट हिम यस्टरडे तो सेकंड हो गया रे बाबा। और कुछ नहीं है तो दोनों तरह से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो अभी कौन सी मानेंगे आप इसे, फर्स्ट भी मान सकते हैं और सेकंड भी मान सकते हैं, ठीक बात है। और फिर देखिए आई बीट हिम डेली, अब डेली से क्या हुआ, ये होगी आपकी फर्स्ट। और देखिए आई बीट हिम, क्या होगा देखिए यस्टरडे, तो क्या हो गई है, सेकंड हो गई। इसे भी साथ साथ में कॉपी करना आपको, ठीक बात है। तो एक बार देखिए इनके मीनिंग क्या होंगे। तो इन दोनों को मान लेते हैं क्या, अरे फर्स्ट मान लेते हैं ना, मान लिया ना, तो मीनिंग क्या निकलेगा, क्या होगा, छोटी की मात्रा कि बड़ी की मात्रा, छोटी कर दे तो पिट जाओगे। हैं, लूट लिया और लूट गया, लूट गया तो खुद पे और लूटा तो किसी और को। तो कई बार छोटी बड़ी की मात्रा, छोटे बड़े की मात्रा क्या करता है, क्या बनाता है, अरे बाबा ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव बनाता है। पिट गया तो इंट्रांसटिव है, और पीट दिया तो अरे ट्रांसटिव है भाई साहब। तो अभी क्या हुआ, पीटता है होगा इसका मतलब, बड़ी की मात्रा। पैसे क्या बनेगा,
इज आर एम क्या होगा, बीटन क्या होगा, बीटन पीटा जाता है। जाता है, कब, सुबह शाम दोपहरी। अच्छा अब बीट क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं, तो क्या होगा इसका, पीटा। पैसिव क्या होगा, ये हो जाएगा वॉज वर बीटन। क्या होगा, पीटा गया, जैसे लिखा गया पढ़ाया गया वैसे क्या हो गया, पीटा गया। पीटा गया। हिंदी वर्जन का कॉन्सेप्ट सब में क्या चलेगा, सेम, सिर्फ वर्ब के अनुसार मीनिंग चेंज होगा उसका, ठीक बात है। अच्छा बीटन कौन सी वर्ब है, तो ये हो जाएगा पीट चुका, पैसिव। ये हो जाएगा बीन बीटन, क्या होगा, हाँ पीटा जा चुका। पीटिंग से क्या होगा, पीट रहा, पैसिव। बीइंग ये हो जाएगा बीइंग बीटन। हिंदी वर्जन पीटा जा रहा, जैसे लिखा जा रहा पढ़ाया जा रहा वैसे क्या होगा, पीटा जा रहा। और टू बीट का मतलब, पीटना, हाँ ये हो जाएगा पीटना, पैसिव। टू बी बीटन, हिंदी वर्जन पीटा जाना, ये हो जाएगा पीटा, जाना, तो लिखा जाना पढ़ाया जाना और पीटा जाना, पीटा जाना, सेम कॉन्सेप्ट है। और विल बीट का मतलब, पीटेगा, हाँ ये हो जाएगा पीटेगा। शुड धातु चाहिए, कैन धातु सकना का मीनिंग, विल धातु गा गेगी का मीनिंग, तो क्या होगा ये पीटेगा। पैसिव विल बी बीटन, मॉडल आने से पैसिव कैसे बनेगा, बी थर्ड से बनेगा ना। और क्या होगा हिंदी वर्जन, पीटा, पिट जाएगा नहीं, पीटा जाएगा, पीटा जाएगा। बोलते तो पिट जाएगा नहीं। तो उसका अंग्रेजी बिल्कुल अलग बनेगी, यू विल गेट बीटन। छोरा पिट जाएगा तो ज्यादा बोलेगा तो। तो इन वाक्यों को लिखना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके सेंटेंस, ठीक बात है। छोटे छोटे लेकिन सारगर्भित हैं। तो देख कुछ वर्ब कैसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म कैसी होती है, अलग होती है। कुछ कैसी होती है जिनकी सेकंड थर्ड कैसी होती है, सेम होती है। कुछ ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट सेकंड कैसी होती है, सेम होती है। मतलब बताओ क्या क्या किया इन्होंने हमारे साथ, बहुत नाइंसाफी कर दी। अब कुछ वर्ब ऐसे बना दी जिसकी तीनों फॉर्म कैसी होती है, तीनों सेम होती हैं। और आपको याद ही कौन सी वर्ब है, एक ही है, अभी। अरे होती कि नहीं भी, कौन सी, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। क्या लिखा है देखिए, कट्स, क्या लिखा है फिर, तीनों फॉर्म सेम। फिर कटिंग, फिर टू कट, और क्या लिखा है अभी, कैन कट। अच्छा कट्स कौन सी वर्ब है, फर्स्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक बात है। अब दिक्कत कहाँ है, ये तीनों कैसी है आपकी, सेम है। अब मुझे बताओ ये कैसे पता करें कि कट फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। अच्छा सेकंड थर्ड का तो पता चल जाएगा आपको, कैसे, सेकंड होगी तो अरे अकेली आएगी भाई सब्जेक्ट के साथ, और थर्ड है तो वो कहने की हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, वो सब्जेक्ट के साथ यूज हो ही नहीं सकती। इसका सेकंड थर्ड का तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। दिक्कत किस में है, फर्स्ट और सेकंड में। तो कट क्रिया को देखकर कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट है कि सेकंड है, बता दो, मौखिक रूप से बता सकते हो तो, नहीं तो वाक्य तो मैं लिख दूंगा। अब मुझे बताइए इसमें कौन सा वर्ड आपको ऑक्सफोर्ड में देखना है, कौन सा आपको मरियम में देखना है, कौन सा आपको वेबस्टर में देखना, भाई साहब कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तुमने बड़ी बड़ी अंग्रेजी तो पढ़ ली,
लेकिन छोटी रह गई, और सिलेक्शन कौन करवाता है? छोटी वाली। और छोटी आ गई तो बड़ी अपने आप आ जाएगी, लेकिन हमने सीधे हाथ कहाँ डाला? हाँ बड़ी वाली में। नहीं बताओ ना कब फर्स्ट और कब सेकंड लिखूं? ले भाई, ठीक है। अब आप इतने सेंटेंस बस। एल क्या लिखा? आई कट आर्टरी। पता नहीं, कॉपी कर लो चाहो तो, आप ये सारा कॉपी कर लो। एक बार क्या लिखा है भाई? आर्टरी। दोबारा क्या लिख दिया? द आर्टरी। ठीक है। ये आपकी ज्ञान का पता लगाने के लिए सेंटेंसेस है। तो इसमें किसी भी शब्द को आपको डिक्शनरी में देखने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं है का मतलब वाकई नहीं है। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनाएगा? पता है, ये वाक्य लिख देगा आई कट अ ट्री, और आपसे बोल दे कि सेंटेंस में टेंस कौन सा है। और टेंस कौन डिसाइड करेगा पता है ना? वर्ब की फॉर्म में डिसाइड करेगी आपकी। ठीक बात है। तो राज की बात बता दो ना। ये जो देखे ना 5 वाक्य, इन 5 वाक्यों में थर्ड वर्ब कोई सी भी नहीं, किसी को नहीं कहना। लेकिन ना 5 वाक्य इसमें कट जो क्रिया उसमें थर्ड वर्ब कोई सी भी नहीं है, किसी को पता नहीं, अपन आपस में जानते हैं। ठीक है ना? ठीक है। एक राज और बताता हूँ, ये जो लिखा ना आखिरी वाला सेंटेंस, ये सिर्फ फर्स्ट वर्ब है, किसी को कहना नहीं, किसी को कहना नहीं, ये आपसी मामला है। ठीक है। बाकी बचे कितने वाक्य? 4। यहाँ बता दो कि फर्स्ट है कि सेकंड है। जितना है ना सारा लगा दो। द लिटिल ब्रेन यू हैव। कितना ब्रेन? द लिटिल, सारा का सारा, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब लगा दो इधर। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ भाई? अब बच्चा क्या आता है, कहते वो दो क्या डेमो लेने के लायक ही नहीं भाई साहब स्टूडेंट अभी इस टाइम, बिल्कुल भी नहीं है, अनाड़ी है वो तो। और वो वही सुनना चाहता है जो उसको पहले से क्या है आता है, और कोई एक्स्ट्रा पढ़े नहीं आता है, वो है कहते पहले मास्टर। तो डेमो के हिसाब से आता है उसको, तो मैं पहले से कहते भाई साहब आप मास्टर बन के, और मास्टर को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम। बताओ ना एक बार क्या करेंगे फिर? कैसे मतलब? हाँ इसका कुछ तो दिमाग लगा है यहाँ पे। अच्छा क्या लिखा देखिए, आई कट अ ट्री। अब देखिए थोड़ी देर पहले देखा था सब्जेक्ट के अनुसार कि वर्ब फर्स्ट है कि सेकंड है। अब भाई साहब ही बताएगा वर्ब फर्स्ट है कि सेकंड है, और वर्ब कट इसलिए। तो आई कट अ ट्री का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने एक पेड़ काटा। ऐसा होता है कि मैं एक पेड़ काटता हूँ ना, एक पेड़ बार बार कट सकता ही नहीं, एक बार कटेगा और कटने के बाद बाकी क्या बनाया? सेकंड वर्ब का। हाँ, एक पेड़ को बार बार छांग सकते हैं। अरे भाई खेती करने से पहले खेड़ी के पेड़ को छांगते कि नहीं भाई? है अभी जैसे रबी आएगी उसमें क्या करेंगे? छांग देंगे सारे, नहीं तो छाया आती तो तकलीफ होती कि नहीं। तो छांगना फिर क्या होता है? कट थोड़ी होता है। कट का मतलब तो दे दना दन। तो व्हाट इज द वर्ब ऑफ छांगना इन इंग्लिश? इतना थोड़ी पता होगा हमको। और देवी आपको तो पता होना चाहिए छांगने की अंग्रेजी क्या होती है, मैं बता देता हूँ। अच्छा ट्रिम का मतलब क्या होता है? ट्रिमर होता है ना, ट्रिमर इससे बना। ओ ये तो है।
थोड़ा थोड़ा काटना। अच्छा क्या कहते हैं, जो महिलाओं के बाल होते हैं ना, हेयर, वो कट नहीं होते, क्या होते हैं वो? हाँ, इसका मतलब महिलाओं के बाल को छांगा जाता है और पुरुषों के बालों को काटा जाता है। इधर भी चला जेंडर डिफरेंस, बताओ। मतलब हमको कहीं का नहीं छोड़ा। महिला क्या करवाती है, अपने बालों को ट्रिमिंग करवाती है, हम क्या करते थे कि पढ़ ऊपर तो पढ़, और क्या करते काट दे। पुरुष नाराज हो गए भाई, कहते हमारे ट्रिम यूज करो आप, तो ऐसा कर मूछे छंटवा ले थोड़ी सी। तो मूछे और तो माउस्टाश और बियर्ड क्या होता है, यहाँ तो शेव कर देंगे पूरी खत्म, यहाँ थोड़ी थोड़ी करवा देंगे, चाहे सीजर से हो चाहे किसी हो, ट्रिमर से हो, तो क्या होता है वो, तो थोड़ा थोड़ा काटना, सेट करना क्या होता है, ट्रिमिंग करना होता है। और पूरा तो दाढ़ी कटवाने का मतलब क्या होता है, टू कट बियर्ड ना, फिर उसके लिए वर्ड बताएं शेव, जहाँ आप कुछ रखते ही नहीं, ठीक बात है। तो ट्रिम का मीनिंग क्या हुआ, छांगना होता है, हल्का हल्का काटना होता है, ना कि पूरी तरह से। गॉट इट। तो वर्ब कौन सी हो गई है, अरे सेकंड है, किसकी वजह से, आर्टिकल ए की वजह से। कोई एक पेड़ एक ही बार कटेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा, आई कट द ट्री। अब द ट्री का मतलब क्या हुआ, खास पेड़, और खास पेड़ कितनी बार कटता है, कट गया ना, तो कटने के बाद सेंटेंस बनेगा, तो कौन सी वर्ब हो गई। अब तो एक पेड़ और खास पेड़ का फर्क क्या, व्हाट इज द ट्री का खास पेड़ हुआ ना, खास पेड़ से क्या मतलब है, तो अब सुन लीजिए, आई कट अ ट्री का मतलब जिस व्यक्ति को कह रहे हैं उसको पता नहीं कौन सा पेड़ काटा, बस आपने अपनी मर्जी से काट दिया। और जब बोला कि मैंने पेड़ काट दिया, इसका मतलब दोनों को पता है कौन सा पेड़, नॉन टू बोथ स्पीकर एंड। तो पहले का मीनिंग क्या, मैंने एक पेड़ काटा, इसका मतलब आप उसको पहली बार कहते हैं कि भाई साहब एक पेड़ काटा, देख लो कौन सा काटना था, ठीक है। और मैंने पेड़ काट दिया, इसका मतलब अरे दोनों को पता है कौन सा पेड़ काटा है, और जब दोनों को पता तो क्या बना, खास, और खास में क्या लगता है, आर्टिकल था। और खास का मतलब तो दोनों को पता होना चाहिए, किसको, स्पीकर और लिसनर को, दोनों को पता होता है। और एक अब लगता है जब लिसनर को जानकारी नहीं होती, किसे पता होता है, सिर्फ स्पीकर को पता होता है। तो ये पेड़ कटा नहीं, कौन जानता है इसके बारे में, सिर्फ स्पीकर जानता है, इसके बारे में कौन जानते हैं, दोनों नहीं जानते, ठीक बात है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मैंने एक पेड़ काटा, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने पेड़ काट दिया। इनके हिंदी मीनिंग लिखना साथ साथ में। तो ये भी वर्ब कौन सी होगी फिर, अरे सेकंड वर्ब हो गई। कौन डिसाइड कर रहा है, आर्टिकल। आर्टिकल क्यों करेगा, मामला किसका है, कट का है। अच्छा फिर क्या लिखा है, कट ट्रीज। अब एक पेड़ कैसे काटा, मर्जी से ना भाई, और दूसरा पेड़ कैसे काटा, सामने वाले की मर्जी से। कितने पेड़ काटे, और दो पेड़ काटने के बाद बगले की आदती बन गई, और क्या बना, इसका मैंने बताया, मैं पेड़ काटता हूँ, किसी को कटवाने तो आ जाओ। अरे ट्रीज का मीनिंग क्या हुआ, प्लूरल नाउन है, इसका मतलब कटे नहीं है, सिर्फ, तो मैं पेड़ काटता हूँ, ये वर्ब कौन सी हो गई। अरे रूटीन का काम होगा, किसकी वजह से, ट्रीज की वजह से। तो ध्यान तो देना बनता है। अच्छा फिर क्या लिखा है, कट द ट्रीज। अब देख द ट्रीज का मीनिंग क्या हुआ, अरे बाबा कुछ खास पेड़, अब बताओ कुछ खास पेड़ कितनी बार कटेंगे, अरे एक ही बार कटेंगे भाई साहब। तो क्या हुआ, द ट्री से कौन सी वर्ब हो गई है, सेकंड। और क्या निकलेगा मीनिंग इसका मतलब, तो मैंने पेड़ काट दिए, मैंने पेड़ काट दिए, इसका मतलब दोनों को पता है कौन से काटे। अच्छा फिर क्या लिखा है, आई कट अ ट्री डेली का मतलब क्या हुआ, मैं रोजाना एक पेड़ काटता हूँ। सेम टू सेम का अलग अलग, तो भाई साहब सेम पेड़ नहीं, कौन सा है, अलग अलग है। तो आदत पड़ गई, जब तक पेड़ नहीं काटता हूँ तब तक तसल्ली होती नहीं है। तो क्या हुआ, मैं रोजाना एक पेड़ काटता हूँ, डेली से क्या हुआ, ये फर्स्ट वर्ब हो गई। इसे बोलते हैं कहने की कॉन्सेप्ट। तो जहाँ वर्ब को देखकर पता नहीं चलता, वहाँ कैसे पता चलेगा आपको, सेंटेंस को देखकर पता चलेगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सारी क्रिया कैसी भी आपकी लिखी है ये, अरे एक्टिव है कि नहीं, इनका मीनिंग क्या निकालेंगे आप, अब इन्हें मानकर करेंगे पैसिव इसका ना, एक्टिव मीनिंग निकालेंगे। तो पहले ही दोनों कैसी होगी आपकी, फर्स्ट, फिर क्या मान लिया,
सेकंड, फिर क्या मान लिया, थर्ड, आगे दिक्कत ही नहीं है। और जैसे ही मानेंगे वैसे क्या निकलेगा मीनिंग, और वैसे क्या बनेगा इसका पैसिव। फर्स्ट मानेंगे तो पैसिव इज आर एम कट, सेकंड माना तो वॉजर कट, थर्ड माना तो बीन कट, और फोर्थ में दिक्कत है ही नहीं, क्या होगा बीइंग कट। फिफ्थ में दिक्कत नहीं है, टू बी कट, और मॉडल में दिक्कत नहीं, क्या होगा कैन बी कट, और कैन में क्या होगा काट सकता है और काटा जा सकता है। तो इसका सारा काम कौन करेंगे आप। पहले क्या निकालेंगे इसका हिंदी मीनिंग, फिर क्या करेंगे आप इसको पैसिव, और फिर क्या करेंगे पैसिव का हिंदी मीनिंग। कौन करेगा ये आप करेंगे। तो क्रिया के फॉर्म अलग अलग होने से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्रियाओं को देखकर या सेंटेंसेस को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है। तो कहीं यहाँ तक इश्यू नहीं। अभी तक सेंटेंस नहीं बनाया अपन लोगों ने। अभी क्या किया, पहले सब्जेक्ट का पैसिव बना दिया। तो क्या बना सब्जेक्ट का पैसिव, बोलो ना। मैं आई नहीं बोल रहा हूँ, वी नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ सब्जेक्ट का पैसिव क्या होता है, फिर थोड़ी होता है। तो देख लो भाई साहब, अरे सब्जेक्ट एक्टिव है कि नहीं, तो क्या बनेगा पैसिव। कहता रंग रंगीले प्रश्न पूछे, ऐसा थोड़ी होता है। एक ही प्रश्न पूछा करो, आप आई का पैसिव बना दिया करो, ऐसे भैया नहीं पूछे सब्जेक्ट का पैसिव क्या होता है। तो क्या होता है सब्जेक्ट का पैसिव, बाय ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का पैसिव, अरे ऑब्जेक्ट जब एक्टिव में है तो इसका पैसिव क्या बनेगा, अरे सब्जेक्ट बनेगा ना, कहाँ दिक्कत है। तो कहता अच्छा ये कह रहे थे क्या, यही कह रहा था। तो सब्जेक्ट का पैसिव बाय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का पैसिव सब्जेक्ट। तो आई का पैसिव बाय मी, और मी का पैसिव आई। हो गया ना सारा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल क्या लेंगे, कल समझाएंगे सेंटेंस के माध्यम से कि एक्टिव सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकलेगा, और आप उसको पैसिव बनाकर उसका मीनिंग कैसे सेट करेंगे। ठीक बात है। और कल ये वर्ब को पहचानने का मामला ना एक्टिव पैसिव का पूरा हो जाएगा। तो आज कुछ समझ में आया मामला। और ये सारी बातें आपको बहुत पहले पता होने चाहिए, लेकिन किसी वजह से पता नहीं है, तो अब तो पता करनी पड़ेगी ना भाई। हाँ, आई कट द ट्रीज का मीनिंग मैंने पेड़ काट दिए। इसका मामला किसका है, प्लूरल का है। और पता है कौन से पेड़ काटे हैं। अच्छा मुझे बताइए, वाक्य किस व्यक्ति को बोलो कि मैंने पेड़ काट दिए, किसी को भी ना। ये सेंटेंस उस व्यक्ति को बोलेंगे जो पेड़ों के बारे में पहले से क्या है जानता है। जो वो जानता है तो क्या हुआ खास, और खास का मतलब क्या हुआ दा लगा, और दा लगने के बाद क्या हुआ एक एक बारी कटेंगे फिर वो। तो वर्ब कौन सी होगी आपकी, सेकंड हो गई। तो घर के अभी जाओगे ना बाहर हसीपुर रोड पे, कौन सा आई कट ट्रीज का मीनिंग क्या हुआ। अच्छा ट्रीज का मीनिंग क्या हुआ, पेड़। कौन से पेड़, इसका मतलब काम है मेरा रोजाना। अच्छा आई टीच स्टूडेंट्स, कौन से विद्यार्थी। न तो मैं ए लगा रहा हूँ ना दा लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ जनरल बात कर रहा हूँ। और जनरल का मतलब क्या हुआ प्रेजेंट की वर्ब, और प्रेजेंट का मतलब क्या निकलेगा रोजमर्रा में होने वाला काम। तो कहाँ दिक्कत है इसके अंदर। तो इसका काम करना है आपको है ना। पहले एक्टिव मीनिंग, फिर क्या करेंगे पैसिव बनाएंगे, फिर क्या करेंगे पैसिव का मीनिंग लिखें। कल आते के साथ ये देखूंगा और नहीं लिखा मिला ना तो फिर तकलीफ वाला काम है। ठीक बात है। फिर मेरे पास बहुत शब्द हैं और भी, ठीक है, इसी हिसाब से देख के आना आप। तो कल क्या लेंगे अपने, इसी के सारे क्या लेंगे सेंटेंसेस।